ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी, एक इश्क की शुरुआत, सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 54। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। आव्या काफ़ी ज़्यादा खुश थी। रुद्र उसका हाथ पकड़कर कहता है, सबसे मिलना हो गया हो ना, तो चलो चलें। आव्या तुरंत उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, मम्मा ने कहा है आज यहीं रुकना है, और मैं यही तुम्हें बताने आई थी कि हम आज यहीं रुकेंगे। रुद्र कुछ पल आव्या को देखता है, फिर कहता है, ताकि वो तुम्हें हर वक्त सुनाती रहे। आव्या घूर कर रुद्र को देखती है और कहती है, तुम मेरी मम्मा को बुरा कह रहे हो। रुद्र कुछ नहीं कहता। आव्या रुद्र को उंगली दिखाते हुए कहती है, तुम मेरी मम्मा को बुरा नहीं कह सकते, मेरे सिवाय उन्हें कोई भी बुरा नहीं कह सकता। तुम तो बिल्कुल भी नहीं। रुद्र आव्या को बोरियत से देखता है। रुद्र अपनी मर्जी का मालिक था, तो ऑफकोर्स वो आव्या की बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाला था। उन दोनों की बात चली रही थी, तभी धीर वहां आकर सिर झुकाए कहता है, बॉस सब रेडी है। आव्या जैसे ही धीर को देखती है तो उसे धीर का लव यू कहना याद आता है। आव्या उसे घूर कर देखती है, जो कि धीर नहीं देख पाता। रुद्र की मौजूदगी में वो गलती से भी आव्या को नहीं देख सकता था। आव्या उसे घूरते हुए रुद्र को देखकर कहती है, रुद्र तुमने इसे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें पता है इसने तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुझे आई लव यू कहा। रुद्र के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल थे। वो धीर को देखते हुए पूछता है, क्या ये सच है? तुमने मेरी बेबी गर्ल को प्रपोज किया? आव्या घूर घूर कर बस धीर को देख रही थी। धीरे धीरे से धीर सिर उठाकर पहले तो आव्या को देखता है, जो गुस्से से उसे ही देख रही थी, फिर रुद्र को देखता है जो नॉर्मल खड़ा था। धीर रुद्र को अपना सिर झुकाकर कहता है, बॉस आपने ही तो मुझसे कहा था कि इससे आगे धीर कुछ नहीं बोल पाता, पर उसका इतना सा बोलना भी बहुत कुछ बयां कर रहा था। आव्या जैसे ये सुनती है तो वो हैरानी से रुद्र को देखती है। रुद्र अब भी नॉर्मल खड़ा था। आव्या अब सब समझ चुकी थी कि रुद्र ने ही सब कुछ किया था। आव्या कहती है, ये सब तुमने इससे करवाया था। रुद्र इधर उधर देखने लगता है। उसके एक्शन से साफ समझ आ रहा था कि उसने ही सब कुछ करवाया है। आव्या इधर उधर देखती है, तभी उसकी नज़र ईंट पर जाती है। आव्या जल्दी से ईंट को उठाती है और रुद्र पर फेंकने ही वाली होती है कि रुद्र तुरंत आव्यान को आगे खड़ा कर देता है, जिससे आव्या के हाथ रुक जाते हैं। आव्या रुद्र को गुस्से से देखते हुए कहती है, रुद्र आई हेट यू, जंगली बंदर कहीं के। रुद्र आव्यान के पीछे खड़ा होकर कहता है, तुम जंगली बंदरी, यू जंगली पिग, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, यू इडियट। बोलते हुए वो आव्यान के हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींचती है। रुद्र जल्दी से वहां से भाग जाता है। वहीं आव्या ईंट को फेंकती है, पर रुद्र बच जाता है। रुद्र के बचते ही आव्या की नज़र अब धीर पर जाती है। वो धीर को देखती है। आव्या भौहें चढ़ाकर कहती है, वो तो जंगली है, पर तुम तो ये करने से मना कर सकते थे। तुम क्या उसके कहने पर कुछ भी करोगे? उल्लू कहीं के। आई लव यू का मतलब भी पता है तुम्हें? धीर बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। आव्या को अब इमली की बोरियों की याद आती है। वो उन्हें याद करते ही फिर से धीर को घूरने लगती है। वो कहती है, क्या कहा था तुमने मेरे लिए इतनी सारी इमली की बोरियां भेजी। धीर बोलने की कोशिश करता है, मैम पर वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता था कि आव्या बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। आव्या घर के अंदर से सारी बोरियां उठाकर लाती है। वो बोरियां भारी तो थी, इसीलिए ही रुद्र उनकी हेल्प करने के लिए जाता है। आव्या गुस्से से उसे झटकते हुए कहती है, दूर रहो तुम मुझसे। आव्या सारी बोरियों को बाहर लाकर पहले तो दोनों को घूरती है, फिर दोनों को बारी बारी से पॉइंट करते हुए कहती है, तुम और तुम्हारा बॉस आज और अभी इन सारी इमली के छिलके निकालोगे। धीर रुद्र को देखता है। रुद्र तो बोरियों को ही देख रहा था। आव्या रुद्र को देखते हुए कहती है, और रुद्र तुमने अगर मना किया तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊंगी। वैसे भी अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। ये जो वर्ड तुमने बुलवाया है ना, ये बहुत गंदा था। कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर, जो तुमने ये सब करवाया? रुद्र आव्या को बहलाते हुए कहता है, मेरी क्यूट बेबी गर्ल, तुम्हें छिलके निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे बॉडीगार्ड है ना, सब निकाल देंगे। देखो कितनी धूप है, अगर मैं धूप में ये सब करूँगा तो हमारे बच्चे काले पैदे होंगे। आव्या को बहलाने की कोशिश करते हुए रुद्र उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी आव्या कहती है, एक भी कदम आगे मत बढ़ाओ, जब तक पूरी इमली के छिलके हटा नहीं देते तुम अंदर नहीं आओगे। बोलते हुए आव्या अव्यान को देखती है। वो अव्यान को देखकर कहती है, एंड भाई आपने भी तो रुद्र का साथ दिया है ना। जैसे ही आव्या ये कहती है तो रुद्र खुश हो जाता है ये देखकर कि अव्यान भी उनके साथ इमली के छिलके निकालेगा। दोस्त ऐसे ही तो होते हैं, अगर खुद मुसीबत में फंसे तो उसे भी फंसा कर ही छोड़ते हैं। थोड़ा कमीनापन तो होता ही है। रुद्र मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी आव्या अव्यान से कहती है, आप भी तब तक अंदर नहीं जाएंगे जब तक रुद्र और उसका ये उल्लू बॉडीगार्ड पूरे इमली के छिलके निकाल नहीं लेते।
आव्या इतना बोलते ही अंदर जाती है और हॉल के मेन दरवाजे को बंद कर देती है। रुद्र अब तक खुश हो रहा था, लेकिन आव्या की बात सुनकर उसकी खुशी पूरी पर पूरा पानी फिर जाता है। अव्यान रुद्र को देखकर कहता है, मेरे ही घर से मुझे निकलवा दिया, पूरी पाई पाई का हिसाब लूंगा, चलो काम पर लग जाओ। अव्यान चेयर मंगवाता है और आराम से छाया में चेयर पर बैठ जाता है। वहीं रुद्र और धीर धूप में बैठकर इमली के छिलके निकालने लगते हैं। रुद्र भले ही टाइगर था, उससे सब डरा करते थे, लेकिन वो भी अपनी बीवी के सामने झुक ही जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि रुद्र बिना इमली छीले वो घर के अंदर नहीं जा सकता था, और ना ही ऐसा था कि वो आव्या को मना नहीं कर सकता था, बल्कि उसे भी पता था कि उसने आव्या को बहुत तड़पाया है, उसे बहुत रुलाया है। अब वो बस आव्या को खुश देखना चाहता था, जो कि आव्या की बात सुनने में थी। दोनों के सामने एक बड़ा सा बर्तन था जहां उन्हें इमली के छिलके निकालकर इमली को रखना था। रुद्र बेतरतीबी से छिलके को निकालकर बर्तन में फेंक रहा था। अच्छे से छिलके छिले हुए भी नहीं थे, वो वैसे ही डाल रहा था। अव्यान जब ये देखता है तो उससे कहता है, ठीक से कर वरना मार पड़ेगी, एक छोटा सा छिलका भी नहीं रहना चाहिए। रुद्र अव्यान को घूरता है पर वो कुछ नहीं कहता। वो अब बहुत अच्छे से छिलकों को निकालता है। अव्यान मुस्कुराते हुए अपना फोन निकालकर कहता है, हाँ बस ऐसे ही, स्माइल प्लीज। रुद्र अव्यान को देखकर बहुत अजीब सी स्माइल पास करता है। अव्यान रुद्र की फोटो खींचता है। फोटो को देखकर वो हंसने लगता है। दूसरी ओर एक बड़े से प्लेग्राउंड में अंतरा बैठी हुई सामने ग्राउंड पर रुवंश खेल रहा था। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। अंतरा की नजरें रुवंश पर टिकी हुई थी। वहीं एक लड़का अंतरा को देख रहा था। अंतरा ने इस वक्त अपने बालों को खुला छोड़कर रखा हुआ था और उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो ब्लैक कलर की थी। अंतरा अभी भी मेकअप नहीं करती थी, क्योंकि उसका चेहरा ही मेकअप जैसा था। उसके होंठ हल्के गुलाबी थे और चेहरा एकदम गोरा। उसे कभी भी मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। रुवंश का सारा कंसंट्रेशन सिर्फ अपने खेल पर था। रुवंश अपने खेल के लिए इतना पागल था कि कभी उसका ध्यान दूसरी ओर जाता ही नहीं था। अब भी उसे बिल्कुल पता नहीं था कि अंतरा आई हुई है और उसे ही देख रही है। रुवंश फुटबॉल को एक जोर की लात मारता है जो सीधे गोल हो जाता है। वो एक साइड जाता है और पानी का बॉटल उठाकर पीने लगता है। उसकी बॉडी से इस वक्त पसीने आ रहे थे। पानी पीते हुए उसकी नज़र अचानक से ही अंतरा पर चली जाती है। अंतरा बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई उसे ही देख रही थी। रुवंश उसे देखकर अपने पसीने को कपड़े से पोंछता है और उसकी ओर चला जाता है। रुवंश अंतरा के पास जाकर झुक जाता है। अंतरा रुवंश की आंखों में देखती है। रुवंश अंतरा की आंखों में देखकर कहता है, तुम कब आई यहाँ? तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ आने वाली हो। अंतरा बस एक टक रुवंश की आंखों में देख रही थी। रुवंश अंतरा के गाल पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ? अंतरा रुवंश के हाथ को पकड़ती है और अपने होठों से चूम लेती है। अंतरा कहती है, पीछे पलटो। रुवंश पीछे पलटता है। अंतरा उठकर खड़ी हो जाती है और रुवंश की पीठ पर चढ़ जाती है। रुवंश एकदम से कहता है, अरे क्या कर रही हो? पसीने से भीगा हुआ हूँ मैं। अंतरा रुवंश के कंधे पर अपना चेहरा रखकर कहती है, फर्क नहीं पड़ता। रुवंश मुस्कुराते हुए अंतरा के पैर को पकड़ लेता है जो उसकी कमर पर थे। ग्राउंड से रुवंश को कोई बुलाता है, हे रुवंश चलो एक और टर्न खेलते हैं। रुवंश कहता है, हाँ मैं आता हूँ। रुवंश अब अंतरा से कहता है, मैं एक मैच खेल कर आता हूँ, फिर हम चलते हैं, चलो उतरो अब। अंतरा अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, नहीं मैं नहीं उतरूंगी। अंतरा को इस वक्त रुवंश के करीब बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। रुवंश को वैसे भी पता था कि अंतरा बहुत जिद्दी है। उसने अगर कहा कि वो नहीं उतरेगी मतलब नहीं उतरेगी। रुवंश आगे बढ़ते हुए कहता है, ओके फाइन, अच्छे से पकड़े रहना। अंतरा कुछ नहीं बोलती। रुवंश प्लेग्राउंड में जाता है। रुवंश की पीठ पर अंतरा को लदी हुई देखकर एक लड़का कहता है, क्या यार खेलना नहीं है क्या? इसे तो छोड़कर आता। रुवंश तुरंत कहता है, तुम स्टार्ट करो। अंतरा अब अपनी आंखें खोलती है। अंतरा के थाई बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। जो लड़का अब तक अंतरा को देख रहा था, उसकी थाई देखकर तो उसके मन में लालच ही आ गया, जैसे गोलगप्पे देखकर लड़कियों के मुंह में पानी आता है। उसका हाथ इस वक्त अंतरा की थाई को छूना चाहता था। गेम स्टार्ट होता है। जैसे ही रुवंश का कंसंट्रेशन गेम के समय गेम पर ही होता है, अब भी वैसा ही था। वो जैसे भूल ही चुका था कि अंतरा उसकी पीठ पर लदी हुई है। अंतरा इस वक्त रुवंश के पैर की स्पीड को देख रही थी। बहुत ही शांति से वो उसे नोटिस कर रही थी। सभी लोग इस बात से हैरान थे कि रुवंश अंतरा को लेकर भी कितना अच्छा खेल रहा था। रुवंश गोल पर गोल करते जा रहा था। आखिरी पारी में वो जैसे ही गोल करता है, वो लड़का अंतरा की थाई को छू लेता है। अंतरा एकदम से अपनी मुट्ठी को बंद करके उसे मारती है। वो सीधा ज़मीन पर गिर जाता है। अंतरा के बिना देखे उसे मारा था, क्योंकि उसे टच का एहसास हो चुका था। जैसे ही वो लड़का नीचे गिरता है तो सब उसके पास आ जाते हैं। वहीं रुवंश भी उसे देखता है। रुवंश को कुछ भी पता नहीं था। उस लड़के की नाक से इस वक्त खून बह रहा था। सब ये देखकर डर जाते हैं। रुवंश एकदम से कहता है, ये क्या हुआ? किसी ने भी ये नहीं देखा था कि उस लड़के ने अंतरा को टच किया, और ना ही उन्होंने ये देखा कि अंतरा ने उसे मारा। अंतरा उस लड़के को घूर रही थी। उस लड़के को इतनी जोर से मार पड़ी थी कि वो अंतरा को देखकर ही डर रहा था।
वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसे वहाँ से लेकर जाते हैं। अब ग्राउंड खाली हो चुका था, उसमें सिर्फ अंतरा और रुवंश थे। रुवंश अंतरा को छूते हुए कहता है, तुम ठीक हो? मुझे लगा कि तुम गिरी। अंतरा नीचे उतरती है। रुवंश इसकी ओर घूमता है। अंतरा एकदम से उसे गले लगा लेती है। अंतरा रुवंश के कान में कहती है, आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद यू। अगर कोई लड़की तुम्हारे करीब आई तो मैं उसकी जान ले लूँगी, और अगर कोई लड़का मेरे करीब आया तो उसे भी नहीं छोड़ूंगी। यू आर ओनली माइन एंड आई एम ओनली योर्स, माई प्लेयर बॉय। बोलते ही अंतरा उससे दूर होकर उसकी आंखों में देखती है। रुवंश तो पहले उसे देखता रह जाता है। वो भी इतना ज़्यादा अंतरा के प्रति ऑब्सेस्ड नहीं था जितना अंतरा उसके प्रति थी। रुवंश एकदम से कहता है, तुम मुझे इनडायरेक्टली धमकी दे रही हो कि मैं किसी लड़की के करीब ना जाऊं। सच में तुम जहरीली नागिन तो हो। अब मैं तुमसे डरूं या तुमसे प्यार करूं? अंतरा कहती है, प्यार करोगे नहीं तो ज़बरदस्ती करवाऊंगी। रुवंश जल्दी से कहता है, बस बस इतनी धमकी काफ़ी है। कहते हुए रुवंश अंतरा को गले लगा लेता है। आव्या बालकनी में डंडे को दीवार पर मार रही थी। एक डंडा मारते ही वो एकदम से टूट जाता है। सुहानी उसके पास खड़ी थी। आव्या फिर एक डंडे को दीवार पर जोर से मारती है, वो नहीं टूटता। तो आव्या फिर एक बार में वो टूट जाता है। आव्या कहती है, ये कमज़ोर कमज़ोर डंडे क्यों लाई हो तुम सुहानी? आव्या ने सुहानी को द्रांश को मारने के लिए डंडे लाने के लिए कहा था, जिसमें सुहानी बहुत ही कमज़ोर डंडे लेकर आई थी। आव्या उन सभी को चेक कर रही थी। सुहानी अपनी मासूम आवाज़ में कहती है, ज़्यादा मजबूत होगा तो उन्हें दर्द होगा। आव्या सुहानी को देखती है। आव्या मन ही मन कहती है, इससे ना हो पाएगा। लेकिन आव्या ने भी ठान लिया था कि वो सुहानी के हाथों द्रांश को पिटवा कर रहेगी। आव्या उससे कहती है, सुहानी मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि उन पर रहम नहीं दिखाना है। वो खुद रहम नहीं दिखाते तो तुम क्यों दिखा रही हो? तुम्हें दर्द में देखकर भी वो बस तुम्हें देखता रहा, बस अपना नाटक करता रहा। आव्या सुहानी को और ज़्यादा भड़काते हुए कहती है, तुम्हें पता है सुहांश तुम्हारे लिए रात भर रोया करता था। मॉम मॉम कितना चिल्लाता था। मैं उसे शांत करने की कोशिश भी करती, तब भी वो शांत नहीं होता था। एक बार तो वो पूरे दिन कुछ नहीं खाया, एकदम भूखे था। और ये सब किसकी वजह से हुआ? द्रांश की वजह से। जैसे जैसे आव्या सुहानी को ये सब बताती जा रही थी, सुहानी वो सबके बारे में सोच रही थी। सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। एक साल तक उसके बच्चे ने क्या क्या नहीं सहा होगा। सोचते हुए उसे बुरा भी लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था। हालांकि जो जो आव्या बता रही थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आव्या ने सुहांश का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। न कभी सुहांश भूखा सोया था और न ही वो ज़्यादा सुहानी के लिए रोया था। आव्या ये सब कुछ इसीलिए बोल रही थी ताकि सुहानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आए और वो बिना रुके बस द्रांश को मारे। वैसे भी आव्या को सिर्फ रुद्र पर गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे द्रांश पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चाहती तो खुद उसे मारती, लेकिन सुहानी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो सुहानी के हाथों ही उसे पिटवाना चाहती थी। आव्या अब मोटे से डंडे को उठाती है और उसे दीवार पर जोर से मारती है। वो डंडा नहीं टूटता। आव्या 5 से 6 बार तक मारती रहती है, लेकिन डंडा नहीं टूटता। आव्या के होंठों पर एकदम से ही मुस्कुराहट आ जाती है। वो सुहानी को डंडा दिखाते हुए कहती है, ये बिल्कुल सही रहेगा उस इंसानी जानवर को मारने के लिए। सुहानी वो डंडा पकड़ती है। वो डंडे की मोटाई और लंबाई देख रही थी। उसे तो डंडा देखकर ही डर लग रहा था, वो क्या ही उससे द्रांश को मारेगी। आव्या सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाती है। वो सबसे पहले तो बालकनी के दरवाजे को लॉक कर देती है। सुहानी आव्या को कन्फ्यूज्ड होकर देखती है। आव्या उसे देखकर कहती है, कहीं बालकनी से भाग ना जाए, इसीलिए बंद किया। आव्या अब सुहानी को बेड के पास ले जाकर उसे बैठने का इशारा करती है। सुहानी बैठ जाती है। आव्या उससे कहती है, ऐसे नहीं, ऐसे बैठो और डंडे को ऐसे पकड़ो। आव्या सुहानी को किसी मूवी के हीरो की तरह बैठा देती है। डंडा भी उसने ऐसे पकड़ा कर रखा हुआ था जैसे किसी मूवी के हीरो ने डंडा पकड़ा हुआ हो। आव्या उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, रेडी ना? सुहानी धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। आव्या उसे फिर से समझाते हुए कहती है, और सुनो, एक बार मारना स्टार्ट किया तो रुकना मत, तब तक मारना जब तक ये डंडा टूट ना जाए। और रहम तो बिल्कुल भी मत दिखाना। जब भी रहम आए तो सुहांश और अपने आंसू याद कर लेना, अपने उन दर्दों को याद करना जो उसने तुम्हें दिए हैं। वो चाहता तो तुम्हारे आंसू पोंछ सकता था, लेकिन उसने तुम्हारे आंसुओं को बहने दिया। वो चाहता तो सुहांश के बचपन के साथ तुम दोनों जी सकते थे, लेकिन उसने तुम दोनों को अकेला कर दिया। जैसे जैसे आव्या सुहानी को भड़का रही थी, वैसे वैसे सुहानी भड़क भी रही थी। उसे अपनी आंखों के सामने सब कुछ दिखता हुआ नजर आ रहा था, अपने आंसू और दुख, सुहांश के आंसू और उसका दुख। आव्या उसे लास्ट बार कहती है, तुम बस वही सब याद करती रहो, अपने पूरे गुस्से को बाहर निकालो, मैं उसे अंदर भेजती हूँ। बोलते ही आव्या बाहर चली जाती है। सुहानी सब कुछ याद कर रही थी और उसे सच में बहुत गुस्सा भी आ रहा था। आव्या सीधे जाकर हॉल का दरवाज़ा खोलती है। धूप में अब तक रुद्र और धीर इमली के छिलके निकाल रहे थे। दोनों ने अब तक बस एक ही बोरे का आधा छिलके निकाले थे। रुद्र ने अपने सिर पर रुमाल रखा हुआ था ताकि उसे धूप ना लगे।
पूरी फैमिली आव्या के पनिशमेंट को देखकर मुस्कुरा रही थी। वैसे भी वो भी तो रुद्र से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। अगर आव्या ने कोई पनिशमेंट दी थी तो ऑफकोर्स उनका खुश होना तो बनता था। आव्या जैसे ही बाहर निकलती है, रुद्र से चिल्लाते हुए बुलाता है, बेबी गर्ल बहुत धूप है, हम घर के अंदर आराम से छिलके निकाल लेते हैं ना। आव्या रुद्र को देखती है, फिर अपना मुंह टेढ़ा करती है। इतना करते ही वो रुद्र को इग्नोर करके द्रांश की ओर बढ़ जाती है। द्रांश इस वक्त अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। आव्या द्रांश के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहती है, इंसानी जानवर, सुहानी ने तुम्हें बुलाया है, उसे तुमसे कुछ बात करनी है। द्रांश पहले आव्या को देखता है। आव्या के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। द्रांश आव्या के चेहरे को देखकर कुछ सोचता है, फिर आगे बढ़ जाता है। आव्या उसे अब अंदर लेकर चली जाती है। द्रांश घर के अंदर चला जाता है। आव्या उसे गेस्ट रूम में लेकर जाती है जहां सुहानी थी। द्रांश दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है, तभी अचानक से ही आव्या बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देती है। द्रांश थोड़ा कंफ्यूज था। वो अब पीछे मुड़कर देखता है तो सुहानी का क्यूट सा चेहरा इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। फिर भी वो बहुत क्यूट लग रही थी। द्रांश की नज़र तो सुहानी के बस क्यूट चेहरे पर थी। उसे ये तक नहीं दिख रहा था कि उसकी बीवी के हाथ में एक हथियार भी है जिससे अभी वो घायल होने वाला है। द्रांश को देखकर सुहानी अपने एक पैर को नीचे उतारती है और अपने हाथ में धीरे धीरे डंडा मारते हुए द्रांश की ओर बढ़ती है। अब जाकर द्रांश को सुहानी के हाथ में डंडा दिखता है। उसे देखकर वो समझ चुका था कि अभी सुहानी क्या करने वाली है। द्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर कहता है, क्या तुम मेरी पिटाई करने वाली हो लिटिल लैम? सुहानी द्रांश के करीब जाते हुए कहती है, हाँ, क्योंकि आपने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरे बच्चे के साथ भी बहुत गलत किया, उसे मेरे लिए तड़पाया। जब तक मैं आपको पीटूंगी नहीं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। द्रांश अपनी जगह पर खड़ा होकर सुहानी को देख रहा था। सुहानी आव्या की बातों को याद कर रही थी। उसे सिर्फ सुहांश के बारे में याद करते हुए बहुत गुस्सा आ रहा था। सुहानी डंडे को एकदम कसकर पकड़ती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और बहुत ज़ोर से द्रांश को मारने वाली होती है, पर द्रांश उससे पहले पीछे हो जाता है। अब सुहानी की मार खा ली जाती है तो उसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। द्रांश अपने कदम पीछे करते हुए कहता है, निशाना तो सही से लगाओ लिटिल लैम। बोलते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। जब सुहानी द्रांश के होठों पर मुस्कुराहट देखती है तो चिढ़ जाती है। द्रांश उसका मजाक उड़ा रहा है। ये सोचकर सुहानी को अब बहुत तेज़ गुस्सा आता है। वो उसके पीछे जाते हुए मार रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, द्रांश भी पीछे होते हुए अपने डायरेक्शंस बदल रहा था। सुहानी उसके पीछे जाते हुए थोड़े गुस्से से कहती है, रुक जाइए, वरना पकड़ में आए तो मैं बहुत ज़ोर से मारूंगी। द्रांश पीछे होते होते कहता है, पहले पकड़ो तो सही। सुहानी बहुत देर तक द्रांश को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाती। द्रांश कभी सोफे के पीछे जा रहा था, कभी बेड के दूसरे साइड जा रहा था। काफ़ी वक्त बीत जाता है, पर फिर भी सुहानी द्रांश को पकड़ नहीं पाती। सुहानी एकदम से एक जगह पर खड़ी हो जाती है। द्रांश उसे खड़े देखकर कहता है, क्या हुआ, आओ मुझे पकड़ो और मारो। सुहानी चुपचाप द्रांश को देख रही थी, तभी अचानक से ही वो रोने लगती है। सुहानी रोते हुए कहती है, मुझे आपके साथ नहीं रहना। आपने मुझे इतनी तकलीफ दी, मेरे बेटे को 1 साल तक मुझसे अलग किया, खुद को भी अलग किया, और अब भी आप मुझे परेशान कर रहे हैं। बोलते हुए सुहानी ज़ोर से रोने लगती है। द्रांश उसका रोना देखकर उसके पास जाता है। सुहानी अपनी आंखों को मल रही थी। वो तिरछी नज़रों से द्रांश की डिस्टेंस देखती है, फिर अचानक से ही उस पर अटैक कर देती है। सुहानी द्रांश की पीठ पर बहुत ज़ोर से मारती है। द्रांश एकदम से चिल्लाता है, आह! सुहानी बस रोने का नाटक कर रही थी। सुहानी द्रांश के एक हाथ को पकड़ती है और मारने लगती है। द्रांश बचने की कोशिश करते हुए कहता है, ये चीटिंग है। सुहानी बिना रुके द्रांश को मार रही थी। सुहानी उसे मारते हुए कहती है, अब मज़ा आया, बहुत परेशान करते हैं ना आप मुझे, और कोमा में जाने का नाटक करेंगे और मुझे तड़पाएंगे। बाहर आव्या खड़ी होकर आवाज़ें सुन रही थी। उसे द्रांश की आवाज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आव्या बाहर खड़ी हो रही थी। बस उसे इस बात का अफसोस था कि वो अंदर जाकर द्रांश को मार खाते हुए देख नहीं पा रही थी। अंदर द्रांश अपना हाथ छुड़ाता है और एकदम से ही भागने लगता है। सुहानी भी उसके पीछे भगा कर उसे मार रही थी। द्रांश बैल्कनी की ओर जाता है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। द्रांश अब सुहानी को देखता है जो उसके सामने ही खड़ी थी। सुहानी आगे बढ़ रही थी। द्रांश सुहानी को देखकर कहता है, हे लिटिल लैम, ये गलत है, तुम ऐसे मुझे नहीं मार सकती, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हस्बैंड को मारना पाप। वो इतना ही कहता है कि सुहानी बहुत ज़ोर से उसके पैर पर मारती है। सुहानी उसे बहुत ज़ोर से मारते हुए कहती है, मैं आपको बताती हूँ क्या पाप है और क्या पुण्य। द्रांश बचने की कोशिश कर रहा था और उसके मुँह से बस एक ही आवाज़ निकल रही थी, आह आह।
द्रांश मार खा खा कर एकदम से चिल्लाता है, अरे रुको। सुहानी रुक जाती है और द्रांश को देखती है। द्रांश इरिटेट होकर कहता है, मैं क्या कोई तबला हूँ जो तुम मुझे बजाए जा रही हो? द्रांश ने ये थोड़ा जोर से कहा था, इसीलिए सुहानी गुस्से से उसे फिर से मारने लगती है। द्रांश अब अचानक से ही डंडे को पकड़ लेता है। सुहानी उसकी पकड़ से उसे छुड़ाने लगती है। सुहानी छुड़ाते हुए कहती है, छोड़िए छोड़िए, मुझे और भी आपको मारना है। द्रांश अचानक ही डंडे को खींचता है, जिससे सुहानी झटके से उसके सीने से टकरा जाती है। द्रांश सुहानी की कमर को पकड़ता है और कहता है, मुझे मारकर तुम्हें मजा आ रहा है लिटिल लैम्प। सुहानी द्रांश की पकड़ से खुद को छुड़ा रही थी। द्रांश सुहानी के हाथ से डंडा छीनकर फेंक देता है। सुहानी पहले डंडे को देखती है, फिर द्रांश को। सुहानी द्रांश के सीने पर मारते हुए कहती है, छोड़िए मुझे। द्रांश सुहानी के हाथ को पकड़ लेता है। द्रांश उसे बेड की ओर ले जाते हुए कहता है, इतनी जोर से भी कोई मारता है क्या? कहाँ से सीखा तुमने ये सब? मेरी लिटिल लैम्प तो बिल्कुल भोली है, उसे तो ये सब करना नहीं आता, तो वो तेज आवाज में बात भी नहीं करती। सुहानी बस उसकी आंखों में देख रही थी और अपने कदमों को पीछे करते जा रही थी, साथ ही छूटने की कोशिश भी कर रही थी। सुहानी कहती है, आपने जो नाटक किया उसके लिए तो ये सज़ा बहुत कम है। आपकी नाटक की वजह से मैं अपने बच्चे के साथ नहीं जी पाई। दोनों बेड के करीब पहुंच जाते हैं। सुहानी बेड से टिकराकर बेड पर पीठ के बल गिर जाती है। द्रांश उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। सुहानी उठने की कोशिश करती है। द्रांश सुहानी की गर्दन पर अपनी नाक रब करते हुए कहता है, बच्चे के साथ ही जीना है ना, मैं तुम्हें फिर से जीने का मौका दे देता हूँ। बोलते हुए द्रांश सुहानी की गर्दन पर बाइट करता है। सुहानी के मुंह से एकदम से ही आह निकल जाती है। जो कमरा कुछ देर पहले फाइटिंग मूड में था, अभी रोमांटिक मूड में आ चुका था। कुछ देर पहले द्रांश की आवाज़ बाहर जा रही थी और अब सुहानी की मदहोशी भरी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बेड के नीचे उन दोनों के कपड़े गिरे हुए थे और दोनों एक दूसरे में गुम हो चुके थे। सुहानी की आंखें बंद थीं और उसके मुंह से बस आहें निकल रही थीं। आव्या दरवाजे से सटकर सब कुछ सुन रही थी। उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी सुहानी की आवाज़ आती है, आह दंश, थोड़ा धीरे। आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो कहती है, इसे मैंने क्या करने के लिए कहा था और ये क्या कर रही है? अब ऐसी आवाज़ें आने लगी थी जिसे आव्या से सुना नहीं जाता। वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। एक गुफा जैसा इलाका था, चारों तरफ लोग फैले हुए थे। झरने के पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी। झरने के ऊपर ध्रुवंश खड़ा था और उसने एक आदमी की गर्दन पर अपने पैर रखे हुए थे। ध्रुवंश उसकी गर्दन पर अपने पैर दबाते हुए सिगरेट के कश ले रहा था। उस इंसान के मुंह से खून निकलकर झरने के पानी में बह रहा था। ध्रुवंश के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। मायरा ध्रुवंश के पास आकर खड़ी होती है और सिर झुकाए कहती है, बॉस, मेन लीडर एक लड़की है, अयाना शेखावत। बोलते हुए मायरा उसकी ओर एक फ़ोटो बढ़ाती है। ध्रुवंश फ़ोटो को लेकर देखता है। फ़ोटो में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की थी जो दिखने में ही बहुत चालाक लग रही थी। ध्रुवंश उसे देखते हुए अपनी सिगरेट को फेंकता है और कहता है, कहाँ मिलेगी ये? मायरा जवाब देती है, फ़िलहाल तो मुंबई आई है, होटल हयात में रुकी है। ध्रुवंश एकदम से ही उस इंसान की गर्दन से पैर हटाता है और अपनी गन निकालकर उसे तब तक शूट करता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। होटल हयात। एक लड़की बिकनी पहने हुए स्विमिंग पूल चेयर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और वो ड्रिंक कर रही थी। वहाँ एक वेटर आकर उसकी टेबल पर आइस क्यूब रखता है। वेटर अब वहाँ से जाने को होता है, तभी वो लड़की उसे रोकती है, स्टॉप। वेटर वहीं रुक जाता है। वो लड़की अपनी आंखें बहुत धीरे से खोलती है, फिर वेटर को देखती है। वेटर उसे देखकर कहता है, यस मैम। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अयाना शेखावत थी। अयाना उठकर बैठ जाती है। उसकी बिकनी ऐसी थी कि उसकी बॉडी के हर हिस्से रिवील हो रहे थे। अयाना अब खड़ी होती है और वेटर के करीब चली जाती है। वेटर उसे देख रहा था। अयाना वेटर को ऊपर से अजीब तरह से देखते हुए कहती है, आई लव बॉयज़ बॉडी। वेटर उसकी बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता। अयाना मुस्कुराती है और पीछे होकर चेयर पर बैठकर कहती है, मुझे तुम्हारी बॉडी नहीं दिख रही। वेटर कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो पूछता है, व्हाट मैम? अयाना उसे फिर से ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, रिमूव योर क्लॉथ्स एंड शो मी योर बॉडी। वेटर को अब समझ तो आ गया था, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो अपने कपड़े अयाना के सामने कैसे उतारे। वेटर वहाँ चुपचाप खड़ा था, तभी अयाना बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, आई सेड रिमूव योर क्लॉथ्स। उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वेटर डर से काँप गया। अयाना अब घूर कर उसे देखती है। वेटर अब इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो अपने कपड़े उतारने लगता है। अयाना उसे बड़े ही गौर से देख रही थी। वो वेटर अपने कपड़े उतार कर अब उसके सामने खड़ा था। अयाना उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। अयाना फिर से कहती है, अपने ये बाकी बचे कपड़े भी उतारो। वेटर अब और ज़्यादा डर जाता है। आज उसका जॉब का पहला दिन था और पहले दिन ही उसके साथ ऐसा हो रहा था जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था।
उस होटल वालों ने अयाना से अच्छा ट्रीट करने के लिए कहा था। अगर उसने कुछ भी मना कर दिया तो फिर उसे जॉब मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, और वहाँ उसके घर की सिचुएशन भी इतनी क्रिटिकल थी कि वो ये जॉब छोड़ ही नहीं सकता था। वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहता है, मैम प्लीज़। वो अयाना से विनती कर रहा था, लेकिन अयाना उसकी विनती को सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। वो उठकर उसकी ओर बढ़ती है और अचानक ही उसे पूल में धक्का देती है। वेटर सीधे पानी में गिर जाता है। अयाना अपने दांत भींचते हुए कहती है, इडियट। अयाना अब खुद भी पूल में जंप करती है और वेटर के बाल को पकड़कर उसके गीले चेहरे को देखती है। वो कहती है, कोई भी मेरी बातों का पालन ना करे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। बोलते ही वो वेटर को पानी में डुबोती है। वो कभी पानी में डुबा रही थी तो कभी निकाल रही थी। वेटर की हालत खराब हो रही थी। अयाना अब उसके गाल पर एक थप्पड़ मारती है और ज़ोर से चिल्लाती है, गेट लॉस्ट। वेटर जल्दी से वहाँ से निकलकर भाग जाता है। अयाना अब पूल साइड देखती है जहाँ ध्रुवंश खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे और उसने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखा हुआ था। अयाना जैसे ही ध्रुवंश को देखती है तो उसका मन ललचा जाता है। वो ध्रुवंश को देखकर कहती है, आई थिंक यू आर द किंग। बोलते हुए वो ध्रुवंश के पास आ जाती है। अयाना अब तक पानी में ही थी। वो सिर उठाकर ध्रुवंश को देख रही थी। अयाना अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, हाय, आई एम अयाना। अयाना शेखावत। ध्रुवंश एक नज़र अयाना को देखता है, फिर उसके हाथ को। कुछ सोचते हुए ध्रुवंश अपना हाथ बढ़ाता है। अयाना के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो ध्रुवंश के हाथ को एकदम से पकड़कर खींचती है, जिससे ध्रुवंश सीधे पानी में गिर जाता है। अयाना ध्रुवंश के करीब आकर उसकी गर्दन पर अपने हाथ लपेट लेती है। अयाना ध्रुवंश की आंखों में देखकर कहती है, यू आर सच अ हैंडसम बॉय, आई रियली लव योर बॉडी। बोलते हुए वो ध्रुवंश की आंखों में ही देख रही थी। अयाना ध्रुवंश की आंखों में देखते हुए उसकी शर्ट के बटन निकाल रही थी। ध्रुवंश बस उसकी आंखों में देख रहा था। अयाना ध्रुवंश के सीने पर अपना हाथ रखती है और मुस्कुराते हुए उसके सीने पर किस करती है। ध्रुवंश अब भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। अयाना ध्रुवंश की गर्दन पर किस करती है। अयाना के हाथ अब ध्रुवंश की बेल्ट पर चले जाते हैं। वो ध्रुवंश की पैंट की बेल्ट को खोल रही थी। वो बेल्ट को खोलकर अब ध्रुवंश के चेहरे पर हाथ रखकर कहती है, किस मी। ध्रुवंश पीछे से धीरे से उसके बालों को पकड़ता है। उसके बालों को पकड़कर वो उसके होठों को देखकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। वो अयाना के होठों के करीब पहुंचा ही था कि अचानक मायरा स्विमिंग पूल में कूदती है और अयाना को जोर से धक्का देती है। अयाना साइड हो जाती है। मायरा ध्रुवंश को पकड़कर उसे हिलाते हुए कहती है, बॉस बॉस। ध्रुवंश अब भी बिल्कुल शांत था। मायरा अब बहुत जोर से चिल्लाती है, बॉस। ध्रुवंश मायरा को देखता है, तभी अयाना चुटकी बजाती है। मायरा ध्रुवंश से पूछती है, बॉस आर यू ओके। ये लड़की हिप्नोटाइज करती है, मुझे अभी पता चला। मायरा के इतना बोलती ही अयाना हंसने लगती है। ध्रुवंश अयाना को देखता है, जो अब तक किनारे तक आ चुकी थी। उसकी आंखें ब्राउन थी। वो हंसते हुए साइड में बैठ जाती है। अयाना ध्रुवंश की बॉडी को मुस्कुराते हुए अजीब तरह से देख रही थी। मायरा जल्दी से ध्रुवंश के आगे खड़ी हो जाती है। अयाना हंसते हुए कहती है, वाह, बॉडीगार्ड तो कुछ ज़्यादा ही पजेसिव है, होना भी चाहिए। इतना हॉट बॉस जो है। बट मिस बॉडीगार्ड, अब तो मेरा तुम्हारे बॉस पर दिल आ गया है। क्या बॉडी है इसकी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाह किंग, आई रियली लव यू सीरियसली। बोलते ही वो हंसते हुए खड़ी होकर होटल की ओर चली जाती है। मायरा उसे घूर घूर कर देख रही थी। उसके चलने का स्टाइल ऐसा था कि कोई भी लड़का उस पर रीझ जाए। मायरा अब ध्रुवंश की ओर मुड़कर देखती है। ध्रुवंश अब तक अयाना को ही देख रहा था। मायरा ध्रुवंश के कंधे पर हाथ रखती है और उसे आवाज़ देती है, बॉस। ध्रुवंश अब मायरा को देखता है। वो मायरा की आंखों में ही देख रहा था। ध्रुवंश अचानक से ही मायरा के बालों को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। मायरा के मुंह से एकदम से दर्द भरी आह निकल जाती है। दोनों के चेहरे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा करीब थे। ध्रुवंश मायरा की आंखों में देखते हुए दांत भींचकर कहता है, तुमने मुझे चीट किया। मायरा कुछ बोलने की कोशिश करती है, बॉस आह। ध्रुवंश उसके बालों को और जोर से खींचता है। मायरा को दर्द हो रहा था। उसने एक हाथ से ध्रुवंश के हाथ को पकड़ा था और दूसरे हाथ से उसके कंधे को पकड़ा हुआ था। ध्रुवंश बहुत ही गुस्से से मायरा को देख रहा था। वहीं मायरा ने दर्द से अपनी आंखें बंद करके रखी थी। ध्रुवंश मायरा के बाल को खींचते हुए जोर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की। मायरा को इतना दर्द हो रहा था कि उसकी आंखों से अब आंसू आ जाते हैं। वो अपनी आंखें खोलकर ध्रुवंश को देखकर कहती है, माई ब्रदर इज़ नो मोर। मायरा की आंखों में दर्द था। ध्रुवंश उसकी बात सुनते ही उसके बालों को छोड़ देता है। मायरा की आंखों से अब आंसू बहते जा रहे थे। मायरा कहती है, मैं कभी आपके खिलाफ नहीं गई, कभी नहीं। आज भी मुझसे बोला गया था कि अगर मैं आपके खिलाफ नहीं गई तो मेरा भाई जिंदा नहीं बचेगा। मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मार दिया उन्होंने मेरे भाई को। बोलते ही मायरा रोने लगती है। ध्रुवंश हैरान हो जाता है। मायरा दर्द से रो रही थी। ध्रुवंश उसे इतने दर्द में देखकर गले लगा लेता है। मायरा ध्रुवंश के गले लगे हुए रोने लगती है। उसे इस वक्त किसी की बाहों की बहुत ज़रूरत थी, जो इस वक्त ध्रुवंश उसे दे रहा था। ध्रुवंश मायरा के बालों को सहलाने लगता है। सिंघानिया विला। रात के 12 बजे
ध्रुवंश घर आता है। वो कुछ सोच रहा था और सोचते हुए ही वो अपने कमरे में चला जाता है। धारा उसे देखकर पूछती है, खाना लाऊं तुम्हारे लिए? ध्रुवंश ने तो जैसे कुछ सुना ही ना हो। वो बिना कोई जवाब दिए वॉशरूम चला जाता है। धारा बस उसे देखती रह जाती है। ध्रुवंश फ्रेश होकर बाहर आता है और बेड पर जाकर बैठ जाता है। वो अब भी कुछ सोच रहा था। धारा उसके लिए खाना लाती है और उसके बगल में बैठ जाती है। धारा उसकी ओर खाना बढ़ाती है। ध्रुवंश उसके हाथ को पकड़कर कहता है, भूख नहीं है। ध्रुवंश धारा के हाथ को छोड़कर लेट जाता है। धारा उसे कुछ पल देखती है, फिर खाना लेकर किचन में चली जाती है। वो खाने को ढककर रख देती है। तभी उसे कोई पीछे से हक कर लेता है। धारा बिल्कुल चुप रहती है। ध्रुवंश धारा के कंधे पर अपनी चिन को टिकाए कहता है, तुमने खाया? धारा धीरे से नाव में सिर हिलाकर कहती है, नहीं। ध्रुवंश धारा को अपनी ओर घुमाता है और अचानक से ही उसे उठाकर स्लैब पर बिठा देता है। धारा ध्रुवंश को देखने लगती है। ध्रुवंश खाने की प्लेट उठाकर उसकी ओर खाना बढ़ाता है। धारा उसके हाथ को उसकी ओर बढ़ाकर कहती है, पहले तुम खाओ। ध्रुवंश उसे देखकर कहता है, मैं नहीं खाऊंगा तो तुम नहीं खाओगी? धारा ना में सिर हिलाती है। ध्रुवंश हल्का सा मुस्कुराते हुए पहले खुद खाता है, फिर धारा को खिलाता है। अब धारा भी खा लेती है। कुछ देर में उनका खाना हो जाता है। धारा ध्रुवंश के सीने पर सिर रखकर बहुत धीरे से कहती है, हनी एक बात पूछूं? ध्रुवंश धारा से कहता है, हाँ पूछो। धारा पहले अपनी आंखें बंद करती है। कुछ देर बाद वो कहती है, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट कब करता है? ध्रुवंश कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो धारा को खुद से अलग करता है और उसकी आंखों में देखकर पूछता है, क्या पूछ रही हो तुम? धारा ध्रुवंश की आंखों में देखकर बहुत धीरे से कहती है, मुझे जानना है कि हस्बैंड वाइफ को चीट क्यों करता है। मुझे लगता है वाइफ ही कुछ गलत करती है, इसीलिए हस्बैंड उसे छोड़कर दूसरे को चुन लेता है। वाइफ वो प्यार नहीं दे पाती जो हस्बैंड को चाहिए होता है। बोलते हुए धारा ध्रुवंश के गाल पर हाथ रखती है और कहती है, ध्रुवंश आई रियली लव यू। अगर तुम्हें मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती या मेरा प्यार तुम्हें कम पड़ रहा है तो तुम मुझे बोला करो, मैं उसी तरह तुमसे बहुत प्यार करूंगी। ध्रुवंश बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि धारा कहना क्या चाहती है। ध्रुवंश कहता है, क्या क्या बोल रही हो? धारा के मन में इस वक्त एक डर बैठा हुआ था। धारा उससे फिर से पूछती है, क्या मैं बदल गई या मुझ में पहले जैसी बात नहीं रही? कुछ तो बताओ ध्रुवंश, क्या मुझ में कुछ कमी आ गई है? धारा बस एक सवाल पर सवाल करती जा रही थी पर जवाब कुछ भी नहीं दे रही। धारा का मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक ही ध्रुवंश धारा के होठों पर अपने होठ रख देता है। धारा एकदम से चुप हो जाती है। धारा ध्रुवंश की आंखों में देखती है। ध्रुवंश के होंठ बस धारा के होंठों से सटे हुए थे। ध्रुवंश धारा के होंठ से दूर होकर कहता है, बिल्कुल चुप। हुआ क्या है वो बताओ। धारा कुछ देर तक ध्रुवंश की आंखों में देखती है, फिर अपनी नजरें झुकाकर कहती है, कुछ नहीं, मैं आज क्राइम पेट्रोल देख रही थी तो उसे देखकर मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ जो हो रहा है वो मेरे साथ भी हो रहा है, तो मुझे चीट कर रहे हो। बोलते हुए वो सीधे ध्रुवंश की आंखों में देखने लगती है। धारा जब क्राइम पेट्रोल की बात करती है तो ध्रुवंश बहुत गौर से उसकी आंखों में देखने लगता है। धारा अब अपनी नज़रें ध्रुवंश से हटा लेती है। ध्रुवंश धारा की चिन को पकड़कर ऊपर करता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, जो हस्बैंड अपनी वाइफ के बदले दूसरों को चुनते हैं वो वाइफ को इसीलिए धोखा देते हैं क्योंकि उनकी वाइफ ऐसे पागलों जैसी क्राइम पेट्रोल नहीं देखती। धारा बहुत सीरियस थी पर ध्रुवंश मुस्कुरा रहा था। ध्रुवंश धारा को मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो धारा के करीब जाकर उसकी नाक से अपनी नाक को रगड़ते हुए कहता है, आई रियली लव यू स्वीटहार्ट। धारा का चेहरा अब भी सीरियस था। ध्रुवंश उसकी आंखों को देखकर पूछता है, रंध्र ने खाना खा लिया? धारा हाँ में सिर हिलाती है। ध्रुवंश झुककर धारा के कंधे पर किस करता है। धारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। ध्रुवंश अब धारा की गर्दन पर किस करता है। धारा ध्रुवंश की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। ध्रुवंश धारा की गर्दन पर किस करते हुए लव बाइट भी दे रहा था। धारा के हाथ अब ध्रुवंश के बालों में घूम रहे थे। ध्रुवंश धारा की ड्रेस को पैर के ऊपर करता है और उसे सहलाने लगता है। धारा लंबी लंबी सांस लेने लगती है। ध्रुवंश अब उसकी गर्दन से होकर उसके होंठों पर चला जाता है। वो उसके होंठों को किस करने लगता है। किस करते हुए ध्रुवंश के हाथ धारा के बदन पर घूम रहे थे। वो दोनों एक दूसरे में गुम ही थे कि तभी रुद्र सीधे किचन के अंदर जाकर कहता है, लाइट्स ऑफ कर लो, ज़्यादा मज़ा आएगा। ध्रुवंश तुरंत धारा को छोड़ देता है। वो धारा की ड्रेस को ठीक करके रुद्र को देखता है जो सीधे फ्रिज की ओर चला जाता है। रुद्र को देखकर धारा के गाल लाल हो जाते हैं। रुद्र फ्रिज से एक आइसक्रीम का बॉक्स निकालता है। ध्रुवंश उसके हाथ को घूरते हुए कहता है, तुम इतनी रात को आइसक्रीम खाने वाले हो? रुद्र एक छोटे से बाउल में आइसक्रीम निकालते हुए कहता है, मैं कोई बच्चा हूँ जो आइसक्रीम खाऊंगा? एक बार फिर अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर दो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं आइसक्रीम क्यों लेकर जा रहा हूँ। रुद्र आइसक्रीम बॉक्स को फ्रिज में रखता है। रुद्र एक बाउल उठाकर किचन से निकल जाता है। धारा और ध्रुवंश दोनों रुद्र को देखते रहते हैं। धारा रुद्र को देखते हुए कहती है, ये कितना अजीब है। बोलने से पहले कुछ नहीं सोचता।
ध्रुवंश धारा को देखता है। धारा की नज़रें अब तक रुद्र पर थीं। ध्रुवंश धारा की नज़रों को अपनी ओर घुमाते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, जेलसी होती है मुझे। ओके, धारा तुरंत कहती है, मैं कौन सा बिना कपड़ों के उसके गले मिली हुई हूँ। ध्रुवंश अपनी आंखें छोटी करके उसे देखता है। धारा ध्रुवंश को खुद से दूर करती है और स्लैब से उठकर किचन से निकल जाती है। ध्रुवंश कुछ पल सोचता है, फिर धारा के पीछे चला जाता है। ध्रुवंश कमरे में जाता है तो उसकी नज़र धारा पर जाती है। धारा बेड पर लेट चुकी थी। ध्रुवंश उसके पास जाकर ज़मीन पर एड़ियों के बल बैठ जाता है और धारा के चेहरे को देखता है। धारा ने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी। ध्रुवंश धारा को देखते हुए पूछता है, क्या तुमने मुझे किसी के गले लगते देखा है? धारा आंख बंद करके ही सवाल करती है, तुम किसी के गले लगे हुए थे क्या? ध्रुवंश धारा के चेहरे को अब चुपचाप देखने लगता है। कुछ देर बाद ध्रुवंश कहता है, हाँ, मैंने आज मायरा को स्विमिंग पूल में गले लगाया था। उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा तो उसे ज़रूरत थी, उसका अब कोई नहीं है। धारा अपनी आंखें खोलती है। धारा ध्रुवंश की आंखों में देखकर कहती है, गले लगाया, ओके, बट उसके लिए स्विमिंग पूल में जाना ज़रूरी था। उसे रिलैक्स करने के लिए तुम्हें उसे किस करना ज़रूरी था, उसका तुम्हें किस करना ज़रूरी था, और शर्टलेस गले लगाने का क्या मतलब है? ध्रुवंश तुरंत कहता है, स्वीट हार्ट, तुम मुझ पर शक कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मेरा और मायरा का चक्कर चल रहा है? धारा करवट बदलकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ध्रुवंश उसे समझाते हुए कहता है, देखो, तुमने जो भी देखा सच नहीं देखा, बस झूठ देखा। मैंने उसे कोई किस नहीं किया है और ना ही उसने मुझे किस किया है, और मैं शर्टलेस इसीलिए था क्योंकि वो बोल ही रहा था तभी धारा बहुत धीरे से कहती है, मुझे नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं जानना है। ध्रुवंश, मैं बस तुमसे इतना कहूँगी कि तुम कुछ भी करो, मेरे बच्चे पर कोई असर ना पड़े। वो अभी से ही बहुत समझदार है, उसे सब कुछ समझ में आता है। ध्रुवंश थोड़ा ज़ोर से कहता है, पर मैंने कुछ किया ही नहीं है तो। अरे मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने बस मायरा को गले लगाया, वो भी इसीलिए क्योंकि उसके भाई को उसने मेरी वजह से मरने दिया। धारा, मैं इतना हार्टलेस नहीं हूँ कि मैं किसी के पेन को इग्नोर करूँ। और शर्टलेस में इसलिए था क्योंकि मुझे अयाना शेखावत ने शर्टलेस किया, वो भी हिप्नोटाइज करके उसने मेरे साथ क्या किया मुझे नहीं पता। ध्रुवंश की तेज़ आवाज़ से धारा उठकर बैठ जाती है और वो भी तेज़ आवाज़ में कहती है, तुम्हें कभी कुछ पता चलता कब है? कब तुम्हें कोई हिप्नोटाइज करके कुछ भी कर लेता है? कभी कोई तुम्हें बेड पर ले जाकर इंटीमेट हो जाता है, कोई गले लगा लेता है, कोई किस कर लेता है? ध्रुवंश, मैं सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ, कुछ नहीं बोलती, पर मैं हर्ट होती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती रह रहे हो। हम दोनों के बीच बस एक नाम का प्यार है, असल में कुछ है ही नहीं। ध्रुवंश धारा को देखने लगता है। धारा ध्रुवंश से नजरें हटाकर कहती है, इनफ ध्रुवंश। बोलते ही वो बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। ध्रुवंश कुछ पल धारा को देखता रहता है, फिर खुद भी उसके बगल में लेटकर उसे अच्छे से हक कर लेता है। धारा एक गहरी सांस लेती है पर कुछ नहीं बोलती। ध्रुवंश धारा के पेट को कसकर पकड़ लेता है और उसके कान में कहता है, सो जाओ, अब मैं बिना मतलब के तुमसे और नहीं लड़ सकता, मुझे बहुत नींद आ रही है। धारा अब चुपचाप रहती है। ध्रुवंश एकदम से धारा को अपनी ओर पलटाता है। धारा उसे देखती है। ध्रुवंश धारा के चेहरे को देखता है, फिर उसकी नाक पर किस करते हुए कहता है, वैसे तुम गुस्से में ज़्यादा अच्छी लगती हो। ध्रुवंश अब धारा को अपने सीने से लगाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। धारा भी कुछ देर बाद ध्रुवंश की पीठ पर अपने हाथ रख देती है। चाहे वो जितनी भी बेचैन हो, सुकून तो उसे ध्रुवंश की बाहों में ही मिलता था। वहीं आव्या के कमरे में रुद्र आइसक्रीम आव्या को देता है। आव्या लज्जाई नज़रों से आइसक्रीम को देखती है। वो चम्मच से एक बार आइसक्रीम खाती है, फिर रुद्र की ओर बढ़ा देती है। रुद्र उससे कहता है, तुम खाओ, मैं आइसक्रीम नहीं खाता। आव्या के एकदम से भाव बदल जाते हैं। वो जिद करते हुए कहती है, लो। रुद्र फिर से कहता है, बेबी गर्ल, मैं नहीं खाता। आव्या जिद पर अड़ जाती है। वो आइसक्रीम को उसके मुंह की ओर ले जाती है। रुद्र खुद के हाथ से उसे दूर करता है, तभी आव्या के हाथ का बढ़ाया आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। रुद्र और आव्या दोनों गिरे हुए आइसक्रीम को देखते हैं। रुद्र अब आव्या के चेहरे को देखता है। आव्या के फेस एक्सप्रेशंस बदल रहे थे। आव्या रोनी सूरत बना लेती है। वो रोंदू आवाज में कहती है, तुमने मेरी आइसक्रीम गिरा दी। रुद्र कहता है, मैंने कहा था ना मुझे नहीं खाना। रुद्र के इतना कहते ही आव्या अपने हाथ में पकड़े बाउल को फेंक देती है और रोते हुए कहती है, तुमने मेरी आइसक्रीम गिरा दी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे दूसरी आइसक्रीम ला कर दो, मुझे दूसरी आइसक्रीम चाहिए। आव्या जिद करने लगती है। रुद्र पहले आव्या की फेंकी आइसक्रीम को देखता है, फिर आव्या को घूर कर देखता है। बस थोड़ा सा आइसक्रीम क्या गिरा, उसने पूरी आइसक्रीम ही फेंक दी और अब उसे दूसरी आइसक्रीम चाहिए। रुद्र आव्या को घूरते हुए कहता है, कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप सो जाओ। आव्या अपने घुटनों के बल खड़ी होती है और अपने दोनों हाथों से रुद्र के बाल खींचते हुए कहती है, मुझे दूसरी आइसक्रीम चाहिए, मुझे दूसरी आइसक्रीम चाहिए, जाओ ला कर दो मुझे। रुद्र तुरंत कहता है, छोड़ो मैं ला रहा हूँ। आव्या उसके बाल को छोड़कर बैठ जाती है और कहती है, जल्दी लाओ। रुद्र आव्या को घूरते हुए कमरे से निकल जाता है। कुछ ही देर में वो दूसरी आइसक्रीम लाता है।
आव्या जल्दी से आइसक्रीम लेकर खाती है। आइसक्रीम खाते हुए उसकी नज़र रुद्र के बालों पर जाती है जो खड़े थे, जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दिया हो। इस वक्त वो बहुत फनी लग रहा था। आव्या हंसने लगती है। रुद्र आव्या को बस घूरता है। उसे नहीं पता था कि आव्या क्यों हंस रही है। आव्या अब उसकी ओर फिर से आइसक्रीम बढ़ाती है और कहती है, लो तुम भी खाओ। रुद्र इस डर से खा लेता है कि फिर आव्या की नौटंकी ना झेलनी पड़े। आव्या रुद्र को खिलाते हुए उसके बालों को सही करती है। आइसक्रीम खत्म होते ही आव्या एक प्यारी सी स्माइल करते हुए रुद्र को देखती है। रुद्र तो अब भी उसे घूर रहा था। आव्या अब फिर से लेट जाती है। आव्या उसे बुलाते हुए कहती है, रुद्र मुझे बहुत नींद आ रही है। रुद्र आव्या के बगल में लेट जाता है। उसके बगल में लेटते ही आव्या उसके ऊपर पेट के बल लेट जाती है। रुद्र आव्या को सीरियस होकर देखता है और उससे कहता है, कभी कभी मुझे डाउट होता है कि तुम डॉक्टर हो भी या नहीं। प्रेगनेंसी में पीठ और पेट के बल नहीं सो सकते, इतना भी नहीं पता है क्या? चलो उतरो। आव्या मुंह बनाते हुए रुद्र के ऊपर से हट जाती है और उसके बगल में लेट जाती है। आव्या रुद्र को देखकर कहती है, मुझे पता है, मैं बस ये देख रही थी कि तुम्हें पता है या नहीं, कंफर्म कर रही थी। और तुमने मुझे डांट कर क्यों कहा? बोलते ही आव्या फिर से रोंदू सा चेहरा बना लेती है। रुद्र आव्या के गाल को खींचते हुए कहता है, तुम्हारे फूले हुए गाल देखने का मन था, इसीलिए डांट कर कहा। बहुत क्यूट लगती हो तुम ऐसे। आव्या मुंह बनाते हुए रुद्र के करीब जाती है और उसके होंठों पर किस करके पीछे हो जाती है। रुद्र आव्या के बालों को पीछे करते हुए माथे पर किस करता है। आव्या रुद्र की शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए कहती है, लास्ट टाइम मेरे शरीर में लव बाइट्स थे, क्या तुमने मेरे साथ वो सब किया था? रुद्र आव्या की नाक पर किस करता है और कहता है, मैं इडियट नहीं हूँ, मुझे पता है कि कब क्या करना है। मैंने तुम्हें बस लव बाइट दिया और हर जगह किस किया, वो भी नहीं करता। तुम प्रेग्नेंट हो ये जानकर तो मैं खुशी से पागल हो गया था। आव्या शांत होकर रुद्र को गौर से देखती है। आव्या के प्रेग्नेंट होने से रुद्र सबसे ज़्यादा खुश था। वहीं जब उसका बच्चा मरा था तब रुद्र अंदर से सबसे ज़्यादा रोया था। रुद्र अब आव्या के लाल होंठों को देखते हुए कहता है, बेबी गर्ल, तुम्हें पता है जब तुम होश में नहीं थी और तुम्हारे मुंह से जो आवाज़ें निकलती थी, बाय गॉड, मुझे रूड होने पर मजबूर कर देती थी। तुम मेरा नाम लेकर कहती थी, और फास्ट। आव्या हैरानी से रुद्र को देखती है, फिर एकदम से उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, शट अप, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। तुम जंगली पिग, गधे कहीं के, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है। सोए हुए इंसान का फायदा उठाते हो, तुम कभी भी शुरू हो जाते हो। रुद्र आव्या के पेट को सहलाते हुए कहता है, दूर तो रहना चाहता था पर मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जब तुम्हें सोते हुए देखता तो मेरे अंदर का जानवर जाग उठता है। वैसे अच्छा ही है मैं तुम्हारे करीब आया, वरना ये खुशी मुझे कभी नहीं मिलती। बोलते हुए वो धीरे धीरे आव्या के पेट को सहला रहा था। आव्या भी रुद्र के हाथ पर अपना हाथ रखती है। रुद्र और आव्या इस वक्त शांति से अपने बच्चे को फील कर रहे थे। आव्या बहुत धीरे से कहती है, वैसे रुद्र, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? रुद्र कहता है, मुझे लड़का लड़की से मतलब नहीं है, मुझे बस 10 बच्चे चाहिए। आव्या अपनी आंखें फाड़कर रुद्र को देखती है। आव्या आंखें फाड़कर रुद्र को देख रही थी। रुद्र आव्या की गर्दन पर अपना चेहरा छुपाकर कहता है, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ नहीं करेंगे, हर साल 2-2 करके करेंगे। आव्या अब तक हैरान थी। रुद्र उसकी गर्दन पर धीरे से बाइट करता है। आव्या के मुंह से आह निकल जाती है। रुद्र बाइट वाली जगह पर किस करता है, फिर अपनी आंखें बंद करके कहता है, सो जाओ, कल हमें निकलना है। आव्या भी अब अपनी आंखें बंद कर लेती है। रात के करीब 3 बजे प्रन्या प्यास की वजह से अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसकी नज़र अव्यान पर जाती है, जो प्रन्या को हक करके सुकून से सोया हुआ था। प्रन्या अव्यान के हाथ को खुद के ऊपर से हटाती है और उठकर बैठ जाती है। प्रन्या जग से पानी ग्लास में डालती है, वो पानी पीती है, फिर एक बार बेड पर लेट जाती है। प्रन्या आंखें बंद करती है, तभी उसे कुछ फील होता है। प्रन्या झट से अपनी आंखें खोलकर उठ जाती है और अवन्या को देखती है। अवन्या बेड पर नहीं थी, हालांकि वो दोनों के बीच में सोई हुई थी, लेकिन इस वक्त अवन्या बेड पर थी ही नहीं। प्रन्या ये देखकर बुरी तरह से डर जाती है। प्रन्या अव्यान को परेशान होकर जोर जोर से हिलाते हुए कहती है, साजन, साजन उठिए साजन। अव्यान की नींद बड़ी ही कच्ची होती थी, इसीलिए वो जल्दी उठ जाता है। अव्यान उठकर बैठ जाता है। प्रन्या घबराते हुए कहती है, एंजल, एंजल बेड पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। अव्यान बेड के नीचे झाँक कर देखता है, अवन्या वहाँ भी नहीं थी। अव्यान अपनी आंखों को मलते हुए कहता है, कब से नहीं है? प्रन्या भी इधर उधर देख रही थी। वो कहती है, पता नहीं, मैं तो अभी उठी हूँ। अव्यान उठकर खड़ा होता है। वो पहले तो डोर चेक करता है जो बंद था, फिर बैल्कनी भी बिल्कुल खाली थी। अव्यान अब बाथरूम में चेक करता है। बाथरूम के अंदर जैसे ही वो देखता है तो वह एक गहरी सांस लेता है। अव्यान प्रन्या को देखता है, प्रन्या भी अव्यान को देखती है। अव्यान उसे आंखों से इशारा करता है। प्रन्या भी बाथरूम में जाकर देखती है। वो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। अंदर इस वक्त अवन्या अपने छोटे से बाथटब में बैठी हुई थी। वो प्लास्टिक का बाथटब था, इसीलिए वो आराम से लेटकर कहीं भी जा सकती थी।
और वो इतनी शरारती हो चुकी थी कि उसने खुद नल के पानी को चालू भी कर दिया था। अवन्या इस वक्त अपने हाथ को पानी में मार रही थी। उसे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अवन्या पूरा ऊपर से नीचे तक भीगी हुई थी, हालांकि वो अपने हिसाब से नहा रही थी। अव्यान कहता है, कितनी समझदार और अच्छी है एंजल, तुम्हें उसे नहलाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रज्ञा अव्यान को देखती है, फिर कहती है, यहाँ मेरी जान निकाल दी और आप कह रहे हैं कि समझदार और अच्छी है। अव्यान को इतना बोलकर प्रज्ञा को देखकर चिल्लाती है, हे बदमाश। अवन्या पलटकर प्रज्ञा को देखती है। अवन्या जैसे ही दोनों को देखती है तो खुश होकर और ज़्यादा पानी में हाथ मारती है, जिससे पानी बाहर आने लगता है और उसके साथ उसके पूरे चेहरे को भिगोने लगता है। प्रज्ञा जाकर उसे बाथ टब से निकालती है। अवन्या छटपटाने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। अवन्या की वजह से प्रज्ञा भी भीग जाती है। प्रज्ञा उसके कपड़ों को निकालकर अव्यान से कहती है, टॉवल और उसके कपड़े ला दीजिए ना। अव्यान रूम से टॉवल और कपड़े लाकर प्रज्ञा को देता है। प्रज्ञा अवन्या को पहले टॉवल से पोंछती है, फिर उसे कपड़े पहना देती है। अवन्या अब भी बाथटब को देखकर छटपटा रही थी। अवन्या को नहाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। प्रज्ञा अवन्या को बेडरूम में लेकर जाती है। अव्यान बाथरूम को लॉक कर देता है। प्रज्ञा अवन्या को बेड पर ले जाकर उसे ओढ़नी से पैर पर बांध देती है। अवन्या ये देखकर चिढ़ते हुए उसे निकालने की कोशिश करती है। जब उससे नहीं होता तो वो प्रज्ञा को देखकर कहती है, मम्मा। उसकी क्यूट सी वॉइस सुनकर भी प्रज्ञा का दिल नहीं पिघलता। वो अवन्या को घूरते हुए कहती है, नहीं खोलूंगी मैं, बस बदमाशी करती रहती हो, रहो ऐसे ही। अवन्या अब अपनी टिमटिमाती आंखों से अव्यान को देखती है। अव्यान की हरकत काफ़ी हद तक आव्या जैसी थी, जिसे अव्यान खड़ा होकर गौर से देख रहा था। अवन्या खड़ी होती है और अव्यान की ओर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है। उसने बस 2 कदम ही बढ़ाए थे कि तभी वो गिरने लगती है। अव्यान जल्दी से उसे पकड़ लेता है। अवन्या सिर उठाकर अपनी मासूम आंखों से अव्यान को देखती है और कहती है, पापा। बोलते हुए वो अपने पैर में बंधी ओढ़नी को खींचने लगती है। अव्यान उससे पूछता है, क्या हुआ एंजल? अवन्या अव्यान को देखती है, फिर प्रज्ञा की ओर इशारा करती है, फिर अपने पैर की ओर इशारा करती है। अवन्या बार बार अव्यान के हाथ पर थपकी मारते हुए उसे इशारा कर रही थी। वहीं प्रज्ञा अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहती है, तुम अपने पापा से मेरी शिकायत कर रही हो। अवन्या बहुत ही कॉन्फिडेंस से जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाती है। प्रज्ञा फिर से उसे घूरते हुए कहती है, गलती तुम करो और सज़ा मुझे दिलवाओ। वाह भाई वाह, साजन आप इसके पैर मत खोलिएगा। अवन्या अपनी मासूम आंखों से अव्यान को देखती है। अव्यान झुककर अवन्या के गाल पर किस करता है और कहता है, अगली बार से अपनी मम्मा को परेशान मत करना, ओके। अवन्या बहुत धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। अव्यान अवन्या के पैर को खोलता है और उसे बेड पर लिटा देता है। अब 3:30 बज रहे थे, इसीलिए तीनों फिर से लेट जाते हैं। अव्यान अवन्या को अच्छे से पकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब अवन्या तो इतनी समझदार नहीं थी कि वो फिर से सोए। वो अब अपने हाथों से अव्यान के चेहरे पर घुमाने लगती है। वो अब अव्यान को परेशान कर रही थी। अव्यान आंखें बंद करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें अपनी मम्मा को परेशान करने के लिए मना किया, तो अब तुम मुझे परेशान करोगी। बोलते ही अव्यान अपनी आंखें खोलता है। अवन्या अव्यान को देखकर हंसने लगती है। अव्यान प्रज्ञा को देखता है, जिसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। प्रज्ञा अव्यान से मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे बहुत नींद आ रही है। अव्यान उठकर अवन्या को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, चलो एंजल, मम्मा को सोने देते हैं। अव्यान कमरे से बाहर निकल जाता है। वहीं प्रज्ञा अब आराम से सो जाती है। अवन्या प्रज्ञा को पूरा दिन परेशान करती रहती है, इसीलिए प्रज्ञा को बहुत थकावट फील होती है, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा नींद आती है। अव्यान अवन्या को बाहर लेकर जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, तभी अवन्या की नज़र आदित्य पर जाती है। अवन्या आदित्य को बुलाने लगती है, दा दू। आदित्य किचन में पानी लेने के लिए आया था। अवन्या की आवाज़ सुनकर वो रुक जाता है। अवन्या अव्यान से अब आदित्य के पास जाने का इशारा करती है। अव्यान उसे आदित्य के पास लेकर जाता है। आदित्य के पास पहुंचते ही अवन्या जल्दी से आदित्य की गोद में चली जाती है। आदित्य अव्यान को देखकर पूछता है, इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? अव्यान अपनी बेटी की ओर इशारा करते हुए कहता है, इसे नींद नहीं आ रही, पता नहीं कब उठकर नहा भी लिया इसने। आदित्य अपनी छोटी सी पोती को देखता है, जो अब आदित्य की दाढ़ी को खींच रही थी। आदित्य ने अब थोड़ी सी दाढ़ी रखी थी। आदित्य अव्यान को देखकर कहता है, बाथरूम का दरवाज़ा, बैल्कनी का दरवाज़ा सब लॉक रखा करो। अव्यान हाँ में सिर हिलाता है। आदित्य अवन्या को अच्छे से पकड़कर कहता है, ठीक है, तुम जाओ, तुम्हें भी सोना चाहिए, मैं इसे संभाल लूँगा। वैसे भी अब ये तुम्हारे पास नहीं जाएगी। अव्यान मुस्कुराता है, क्योंकि ये सच था कि अवन्या अगर आदित्य के पास आ जाए तो किसी के पास नहीं जाती। आदित्य ज़्यादातर घर पर नहीं रहता, इसीलिए जब भी अवन्या को आदित्य दिखता है तो वो उससे लिपट जाती है, उसे अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। अव्यान हाँ कहकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। वहीं आदित्य भी अवन्या को लेकर अपने कमरे में जाता है। काव्या सोई हुई थी, लेकिन अवन्या के ज़ोर ज़ोर से बात करने की आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है।
काव्या अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है। अवन्या अब पूरे बेड पर घूम रही थी। काव्या उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, हमारी परी भी ऐसे ही मुझे बहुत परेशान करती थी ना मिस्टर हस्बैंड। आदित्य कहता है, हाँ, और पापा भी ऐसे ही उसे अपने कमरे में ले जाते थे ताकि हम सो पाएं। काव्या के होठों पर मुस्कुराहट बड़ी हो जाती है। वो कहती है, ये ज़िंदगी भी घूम फिर कर वही सब दिखाती है। बोलते हुए एकदम से काव्या के फेस एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। काव्या आदित्य को देखकर कहती है, मिस्टर हस्बैंड, कहीं वो बुरे दिन भी तो। आदित्य तुरंत उससे कहता है, जस्ट शट अप, उल्टा सीधा मत सोचो। काव्या आप चुप हो जाती है। काव्या कुछ पल बाद मुंह बनाते हुए कहती है, आपने मुझे अभी डांटा। काव्या के मुंह को देखकर आदित्य के होठों पर एकदम से ही मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, सीरियसली आज भी तुम्हारा बचपना नहीं गया। काव्या अब भी उसे मुंह बनाते हुए देख रही थी। आदित्य काव्या की ओर झुककर उसके गाल पर किस करके कहता है, नाराज मत हो, कल चॉकलेट ला दूंगा। काव्या आदित्य को घूरती है। आदित्य काव्या के गाल को खींचता है। अवन्या जल्दी से दोनों के पास आती है, दोनों से बात करने लगती है। हालांकि उसकी बात समझना मुमकिन नहीं था, लेकिन आदित्य और काव्या दोनों ही उसकी बात सुन रहे थे। उन्हें उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी। दोनों उसके साथ खेलते भी हैं। वहीं इधर अव्यान कमरे में आता तो है सोने के मकसद से, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र प्रणया पर जाती है तो वो अपना सोने का प्लान कैंसिल कर देता है। प्रणया की नाइटी थाई तक आ चुकी थी और उसके ऊपर वाला कोट भी खुल चुका था। अव्यान उसके पास जाता है और झुककर उसके कंधे पर किस करता है। प्रणया धीरे से कसमसाती है। अव्यान उसके ओवरकोट को हटाते हुए उसे किस करते जा रहा था। प्रणया नींद भरी आवाज़ में कहती है, आपकी बेटी चली गई तो अब आप शुरू हो गए। अव्यान प्रणया को बस किस करते जा रहा था। प्रणया अपनी आंखें बंद किए हुए कहती है, मत कीजिए ना, मुझे नींद आ रही है। पर कहाँ अव्यान सुनने वाला था। वो उसे बेतहाशा चूमे जा रहा था। कुछ ही पलों में वो प्रणया के सारे कपड़े हटा देता है। दोनों के कपड़े फर्श पर गिर चुके थे और दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से गुम हो जाते हैं। प्रणया की मदहोश करने वाली सिसकियां अब उस पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। सुबह के 8 बजे ध्रुवंश वॉशरूम से बाहर आता है। वो तैयार होकर धारा को देखता है जो इस वक्त रंध्र को रेडी कर रही थी। रंध्र जैसे ही रेडी होता है वो कमरे से निकल जाता है। धारा बिस्तर पर फैले कपड़ों को उठाती है। तभी ध्रुवंश उसे पीछे से हक कर लेता है। धारा एक पल के लिए रुक जाती है, फिर बिना कुछ रिएक्ट किए अपने काम में लग जाती है। ध्रुवंश उसके कंधे पर किस करके कहता है, अब तक नाराज हो। धारा कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप ही रहती है। कुछ देर बाद ध्रुवंश उसके गाल पर किस करता है और कहता है, अच्छा सॉरी, अगली बार से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, किसी को गले नहीं लगाऊंगा। धारा एकदम से शांत होती है। कुछ पल शांत रहने के बाद वो ध्रुवंश की ओर पलट जाती है। धारा उसे देखकर कहती है, बात गले लगाने की नहीं है। तुमने रुद्र और आव्या को देखा है या फिर अव्यान और प्रणया को? ध्रुवंश, हम दोनों का कभी वैसा रिश्ता क्यों नहीं दिखता? ध्रुवंश कहता है, हर किसी का अलग रिश्ता होता है, तुम किसी के साथ हमारे रिश्ते को कंपेयर कैसे कर सकती हो? देखो धारा, ना तुम भाभी और ट्यूलिप की तरह स्ट्रांग हो और ना ही मैं ब्रो और रुद्र की तरह हूँ। धारा ध्रुवंश की आंखों में देखकर कहती है, ध्रुवंश, यहाँ स्ट्रांग और वीक की बात नहीं हो रही, छोड़ो, मुझे इसके बारे में तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। धारा इतना बोलते ही कमरे से निकल जाती है। ध्रुवंश इरिटेट होकर धारा के पीछे चला जाता है। वो धारा को पीछे से बुलाता है, अरे सुनो तो। ध्रुवंश दौड़कर जाता है और धारा के आगे खड़ा हो जाता है। ध्रुवंश धारा के कंधे को पकड़कर कहता है, अच्छा बताओ तुम कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि तुम्हें लगे कि हम दोनों का परफेक्ट मैच है। धारा कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी ध्रुवंश का फ़ोन रिंग होता है। ध्रुवंश फ़ोन निकाल कर देखता है। धारा भी फ़ोन को देखती है जिसमें मायरा का कॉल आ रहा था। ध्रुवंश को कॉल को देखता है, फिर धारा को देखता है। ध्रुवंश धारा को देखकर कॉल कट कर देता है। वो धारा को देखता है। अब फिर से ध्रुवंश का फोन रिंग होता है। धारा फीकी सी स्माइल करते हुए कहती है, जाओ जाकर बात कर लो, मैं तो हूँ ही यहाँ बात करने के लिए। ध्रुवंश फिर से अपने कॉल को कट करता है। वो कुछ बोलता उससे पहले फिर से उसका फोन रिंग होता है। ध्रुवंश फ्रस्ट्रेट होकर कॉल रिसीव करता है और गुस्से से कहता है, क्या हुआ? ध्रुवंश उधर से आती आवाज़ को सुन रहा था। उसके फेस एक्सप्रेशंस एकदम से बदल जाते हैं। वो कुछ पल तक सुन ही रहा था कि फिर जल्दी से दौड़कर वहाँ से चला जाता है। धारा उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। हॉस्पिटल बेड पर इस वक्त विशाखा बैठी हुई थी। उसके हाथ और सिर में हल्की खरोच दिख रही थी जिस पर डॉक्टर बैंडेज लगा रहे थे। ध्रुवंश भी वहीं खड़ा था। विशाखा ध्रुवंश से कहती है, कुछ नहीं हुआ है अंश, बस छोटी सी खरोच लगी है। ध्रुवंश विशाखा को घूरते हुए कहता है, आप पहले ये बताइए, आपको अकेले मंदिर जाने के लिए किसने कहा था दादी? विशाखा ध्रुवंश से कहती हैं, ओहो अंश, इसमें चिंता की बात नहीं है। ध्रुवंश बहुत बुरी तरह से विशाखा को देख रहा था।
डॉक्टर अब विशाखा के माथे पर लगी चोट पर डिटॉल लगाती हैं तो एकदम से ही विशाखा के मुंह से आह निकल जाती है। ध्रुवंश तुरंत डॉक्टर को हटाकर खुद कॉटन ले लेता है और डॉक्टर को गुस्से से घूरता है। डॉक्टर ध्रुवंश की नज़र को देखकर अपनी नज़रें झुका लेती हैं। ध्रुवंश उससे नज़रें हटाकर विशाखा के माथे पर फूंक मारते हुए डिटॉल से साफ करता है। वो इतने आराम से कर रहा था कि विशाखा को थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा था। ध्रुवंश खुद विशाखा के माथे पर बैंडेज करता है। बैंडेज करने के बाद ध्रुवंश डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन लेता है, फिर विशाखा को लेकर वहाँ से चला जाता है। नीचे विशाखा कार में बैठ जाती है। ध्रुवंश मायरा को देखता है जो चुपचाप खड़ी थी। ध्रुवंश उसे देखकर कहता है थैंक यू, और तुम फिलहाल छुट्टी ले लो, घर पर रहो। मायरा हैरानी से ध्रुवंश को देखती है और पूछती है क्यों बॉस? ध्रुवंश कहता है आई फील कि तुम अभी डिस्टर्ब हो, कुछ देर आराम कर लो। मायरा नाम में सिर हिलाते हुए कहती है नहीं बॉस, मैं काम की वजह से ही नॉर्मल हूँ। अगर मैं अकेली रहूँगी तो मुझे भाई की बहुत याद आएगी और फिर मैं किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाऊंगी। ध्रुवंश अब कुछ नहीं बोलता, वो कार में बैठता है। ध्रुवंश को सोचते हुए कहता है सुनो मायरा, तुम यहाँ मत रहो, तुम पटना में जो काम है उसे संभालो, यहाँ जो भी होगा वो कोई और संभाल लेगा। मायरा कुछ पल सोचती है, फिर हाँ में सिर हिलाती है क्योंकि उसे तो बस अपने काम से मतलब था। ध्रुवंश की कार वहाँ से चली जाती है। वहीं मायरा भी अपनी बाइक की ओर बढ़ जाती है। सिंघानिया विला। ध्रुवंश विशाखा को लेकर आता है। विशाखा के हाथों में चोट देखकर सब परेशान हो जाते हैं, पर विशाखा सबको समझा देती है कि एक नॉर्मल एक्सीडेंट था। आव्या सबसे अच्छे से मिलती है। फिर रुद्र, द्रांश, आव्या और सोहानी वहाँ से निकलने की तैयारी में लग जाते हैं। उनके साथ अब सोहांश भी जा रहा था। जब वो जा रहा था तो रंध्र और सोहांश गले लग गए। वहीं जैसे अवन्या को भी जब बोला गया कि सोहांश अब नहीं आएगा तो वो रोने लग जाती है। अवन्या, रंध्र और सोहांश दोनों से ही अटैच थी। कोई भी एक अगर उसके पास नहीं रहे तो वो सबसे ज़्यादा पूछने लग जाती। वो अपनी भाषा में ही पूछती। सबको आदत हो चुकी थी, इसीलिए सबको समझ में भी आ जाता था। अवन्या ने सोहांश के कपड़ों को जोर से पकड़ा हुआ था और वो रो रही थी। वहीं प्रज्ञा उसकी मुट्ठियों को खोलने की कोशिश कर रही थी। सब अवन्या को ऐसे देखकर हंस रहे थे। प्रज्ञा उसकी मुट्ठियों को खोलते हुए उससे कहती है एंजल छोड़िए, वो फिर से आ जाएंगे। वहीं आव्या उधर से भड़का रही थी। आव्या हंसते हुए कहती है बिल्कुल नहीं एंजल, सोहांश फिर कभी नहीं आएगा, उसे ऐसे ही पकड़े रहो। अवन्या अब और भी बहुत ही ज़्यादा कसकर उसे पकड़ती है और रोती है। इसीलिए रो रही थी क्योंकि प्रज्ञा उसे छुड़ा रही थी। आव्या की नज़र द्रांश पर जाती है जो घूर घूर कर अवन्या को देख रहा था। वहीं सोहानी तो खुद इस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। आव्या द्रांश से कहती है इंसानी जानवर, तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा नहीं है जो ये कहे कि जो मुझे छुएगा उसे मैं पनिश करूंगा। सोहानी ऐसे ही कहते थे ना ये तुम्हें। सोहानी आव्या को बात सुनकर द्रांश को देखती है। सोहानी को अब याद आता है कि द्रांश ने किस तरह पहली बार वो सब किया था। वो चीख रही थी पर द्रांश को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर जब सोहानी को ये याद आता है कि द्रांश ने उसे दर्द से ज़्यादा उसे खुशियाँ दी हैं तो उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। सोहानी आव्या को नॉर्मली कहती है हाँ ऐसा ही कहा था, लेकिन मेरा बेटा वैसा नहीं होगा। द्रांश सोहांश को एकटक देखते हुए मन में कहता है तुम्हारी सोच तुम तक ही रहेगी लिटिल लैम्प, मेरा खून वैसा ही बनेगा जैसा मैं चाहता हूँ। आखिरकार प्रज्ञा अवन्या की पकड़ से सोहांश को छुड़ा लेती है। सोहांश द्रांश और सोहानी के पास चला जाता है। आखिरकार चारों वहाँ से निकल जाते हैं। आज चारों को पटना के लिए निकलना था क्योंकि रुद्र को अपनी मॉम और अंतरा से भी तो मिलना था और एक था जैमसन जिससे मिलना भी बहुत ज़रूरी था। चारों करीब 3 बजे घर पहुँचते हैं। घर की चौखट पर कदम रखते ही जैमसन दौड़ते हुए आकर रुद्र पर कूद जाता है। आव्या उसे देखकर डर जाती है। सोहानी तो पहले से ही डरती थी, इसीलिए वो डर से द्रांश के गले लग जाती है। रुद्र को पता था जैमसन का रिएक्शन ऐसा ही होगा, इसीलिए उसने खुद को पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ था। रुद्र जैमसन के सिर पर हाथ फेरता है। वो बिल्कुल खड़ा हो चुका था। उसके खड़े होने पर वो रुद्र के बराबरी का लग रहा था। रुद्र जैमसन के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है डिड यू मिस मी? जैमसन की आंखें बता रही थी कि उसने रुद्र को कितना ज़्यादा मिस किया था। रुद्र का ध्यान अब तक जैमसन पर ही था। तभी अंतरा आकर झटके से उसके रुद्र के गले लग जाती है। रुद्र अंतरा की पीठ पर हाथ रख लेता है। अंतरा उसके गले लगे हुए धीरे से कहती है आई रियली मिस्ड यू सो मच हैंडसम ब्रदर। रुद्र अंतरा के बालों को सहलाता है। अंतरा की नज़र अब द्रांश पर जाती है। वो रुद्र से दूर होकर अब द्रांश के गले लग जाती है। वो द्रांश के गले लगे हुए कहती है आई ऑल्सो मिस्ड यू सो मच। द्रांश भी अंतरा के बालों को सहलाता है और फिर रुद्र को देखते हुए कहता है रुद्र तुम्हें पता है बेबी प्रिंसेस ने हमारी गैर मौजूदगी में एक बॉयफ्रेंड बना लिया। सोहानी और आव्या हैरानी से अंतरा को देखती हैं। रुद्र सिर हिलाते हुए कहता है ऑफ कोर्स मुझे बेबी प्रिंसेस के बारे में पता ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? आव्या क्यूरियोसिटी से पूछती है कौन है? अंतरा अपने दोनों भाइयों को देखकर कहती है मैं छुपा भी नहीं रही, जो मेरा है उसे मैं क्यों छुपाऊं? इतना बोलते ही वो सोहांश को देखती है।
अंतरा सुहांश को गोद में उठाती है। वो सुहांश के गाल पर किस करते हुए कहती है, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? सुहांश बस अंतरा को देख रहा था। अंतरा सुहानी को गले लगाती है, फिर आव्या को गले लगा लेती है। वो आव्या के गले लगे हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेबी गर्ल, एंड या मेरा बॉयफ्रेंड आपका स्मॉल ब्रदर है। आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो अंतरा को हैरानी से देखती है। आव्या हैरानी से कहती है, छोटा भाई, यू मीन रुवंश? अंतरा आई रोल करते हुए कहती है, आपका और भी कोई भाई है क्या? आव्या समझ जाती है कि रुवंश ही अंतरा का बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये हुआ कब? आव्या इसी सोच में पड़ जाती है। चारों अब अंदर जाते हैं। आज पूरे 1 साल बाद घर लौटकर रुद्र बहुत सुकून मिल रहा था। ये घर ही तो उसका महल था, जिसका वो राजा था। रुद्र की नजरें नैना को ढूंढ रही थी, लेकिन नैना कहीं भी दिख नहीं रही थी। रुद्र अंतरा को देखकर पूछता है, बेबी प्रिंसेस मॉम कहाँ है? अंतरा जवाब में कहती है, मॉम अंकल के साथ डॉक्टर से मिलने गई हैं। रुद्र थोड़ा सोचता है, फिर आव्या को देखता है। रुद्र अपनी जगह से उठकर आव्या को गोद में उठा लेता है और उसे बेडरूम की ओर लेकर चला जाता है। रुद्र आव्या को सीधे बाथरूम लेकर जाता है। आव्या उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, तुम मुझे क्यों उठाकर लाए? रुद्र आव्या को टेबल पर बैठाता है और उसके जूते को निकाल देता है। आव्या बस उसे देख रही थी। रुद्र एक छोटे से टब में पानी लाता है और आव्या के दोनों पैरों को उसमें डुबो देता है। रुद्र आव्या के पैरों को धो रहा था। आव्या ये देखकर कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? वाइफ हस्बैंड के पैर को धोती है, हस्बैंड वाइफ के पैर नहीं धोता, मैं खुद कर लेती। रुद्र आव्या के पैरों को अच्छे से धोने के बाद उसे टॉवल से पोंछते हुए कहता है, अगर तुम ये करती तो तुम्हें झुकना पड़ता, तुम्हारे पेट पर प्रेशर पड़ता। बोलते हुए वो आव्या को देखता है। आव्या प्यार भरी नजरों से रुद्र को ही देख रही थी। रुद्र उसके हाथ को पकड़कर खड़ा करता है। वो आव्या को लेकर वॉश बेसिन के पास ले जाता है। आव्या अपने चेहरे को पानी से साफ करती है। रुद्र कपड़े ले जाकर आव्या की ड्रेस को उतारने लगता है। आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, ड्रेस तो मैं खुद खोल सकती हूँ, कोई प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। रुद्र आव्या की ड्रेस को खोल देता है। वो आव्या के शरीर को देखते हुए तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम खुद करोगी तो ये नज़ारा देखने का मौका नहीं मिलेगा। आव्या रुद्र के कंधे पर मार कर कहती है, बेशर्म कहीं के। बोलते ही वो उसके हाथ से कपड़ा छीन लेती है और ढीला सा कपड़ा पहन लेती है। रुद्र फिर से आव्या को गोद में उठाता है और उसे बेडरूम में ले जाकर बेड पर लिटा देता है। रुद्र आव्या के माथे पर किस करके कहता है, रेस्ट करो, शाम को चेकअप के लिए जाएंगे, फिर मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर लेकर जाऊँगा, जहाँ मैं, तुम और मेरा बेबी होगा। बोलते ही वो आव्या के पेट पर किस करता है। आव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्र धीरे से आव्या के होठों पर किस करता है और कहता है, नाउ क्लोज योर आइज। आव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र कुछ पल आव्या को देखता है, फिर खुद वॉशरूम में चला जाता है। वहीं दूसरी ओर दर्श और नैना डॉक्टर से मिलने के बाद एक कैफ़े में आते हैं, जहां नैना इस वक्त जूस पी रही थी और दर्श उसे देख रहा था। नैना जूस पीती है और दर्श को देखती है। दर्श की नज़र खुद पर देखकर नैना अपनी आंखें उससे हटा लेती है। नैना फिर से जब उसे देखती है तो अब भी दर्श की नज़रें नैना पर ही टिकी हुई थी। नैना फिर से अपनी नज़रें हटा लेती है। दर्श उसकी हरकत को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं यूं ही तुम्हें देखता रहूँगा, आदत बना लो। नैना भी बहुत धीमे से मुस्कुराते हुए दूसरी ओर देखने लगती है। दर्श नैना की मुस्कुराहट देखकर कहता है, हाय, ये मुस्कुराहट, इतनी अच्छी मुस्कुराहट को छुपा कर क्यों रखा है? नैना अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करते हुए दर्श को देखती है। नैना दर्श को देखकर कहती है, मैं नहीं मुस्कुरा रही, आपको गलतफहमी हो रही है। दर्श चेयर पर लीन होकर कहता है, अच्छा जी। नैना दर्श की ये बात सुनकर कहती है, हाँ जी। दर्श और नैना की नज़रें एक दूसरे से मिली हुई थी। एकदम से ही दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। दर्श हंसते हुए नैना के हंसते चेहरे को देख रहा था। दर्श ने भी बीते वक्त में नैना की चीखें सुनी थी। जब दर्श रुद्रांश से मिलने के लिए जाया करता था, तब हर वक्त उसके सिर्फ कमरे से आती हुई नैना की चीख ही सुनता था, दर्द भरी चीख जो हमेशा रुद्रांश उसे दिया करता था। ये जो वो नैना की मुस्कुराहट देख रहा था, वो पहले नैना कहीं खो चुकी थी। दर्श नैना की मुस्कुराहट को देखते हुए मन में कहता है, जितना किसी को दर्द देना आसान होता है, उतना ही किसी के होठों पर मुस्कान लाना मुश्किल होता है। एक तुम थी महबूबा, तुम भी ऐसी ही टूटी हुई थी और मैंने तुम्हें संभाला था। बोलते हुए उसे श्रेष्ठा की याद आ जाती है। दर्श खुद ही मन में कहता है, उस वक्त मैंने एक गलती ये की कि तुम्हें ध्रुव के पास भेज दिया, लेकिन इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं अपने प्यार को खुद से दूर नहीं करूँगा। शायद भगवान ने मेरी ज़िंदगी में नैना का साथ लिखा था, इसीलिए तुम मेरी नहीं हो पाई महबूबा, और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। दर्श नैना के हाथ को पकड़ता है। नैना की हंसी एकदम से गायब हो जाती है। वो दर्श के हाथ को देखती है। दर्श नैना की आंखों में देखते हुए कहता है, आई नो कि तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है, बट। बोलते हुए वो अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और नैना की आंखों में देखकर कहता है, मैं फिर से एक कोशिश करना चाहता हूँ। नैना दर्श की आंखों में ही देख रही थी।
दर्श उसकी आंखों की गहराई में देखते हुए कहता है, विल यू बी माई लाइफ पार्टनर। नैना का दिल एकदम से ही तेजी से धड़क उठता है। नैना एकटक दर्श को देख रही थी। ये दूसरी बार था जब दर्श उसे फिर से प्रपोज कर रहा था। नैना बहुत देर तक तो दर्श को ही देखती रहती है, फिर अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगती है। नैना इस बार कोई जवाब नहीं दे रही थी। उस बार जैसे उसने मना कर दिया था, आज वो ऐसे मना नहीं कर रही थी। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दर्श बस उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। जब बहुत वक्त बीत जाने के बाद भी नैना कोई जवाब नहीं देती तो दर्श नैना से कहता है, इंतज़ार कराते कराते रात करवाने का इरादा है क्या? बस हाँ और ना में ही तो जवाब देना है। जो तुम्हारा दिल कह रहा है वो बोल दो। मैं तुम्हारे सामने 100 बार रिजेक्ट होने के लिए भी तैयार हूँ। नैना की नज़र फिर से दर्श पर चली जाती है। कोई भी इंसान 1 बार 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार प्रपोज कर सकता है, लेकिन 100 बार रिजेक्ट नहीं हो सकता। नैना कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। दर्श उसकी हालत को समझते हुए कहता है, ओके मैं तुम्हें रिंग पहना रहा हूँ। अगर तुमने मुझे रिंग पहनाने दी तो मैं हाँ समझूंगा, और पहनाने से मना किया तो मैं ना समझूंगा। नैना अब भी कोई जवाब नहीं देती। वो अपने हाथ को देखने लगती है। दर्श उसके हाथ को थामकर रिंग उसकी उंगली में पहनाने लगता है। वो रिंग पहनाते हुए नैना को ही देख रहा था, जो सिर्फ अपने हाथ को देख रही थी। वो उसे बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। दर्श नैना के चेहरे को देखता है, फिर उसे रिंग पहना देता है। जैसे ही वो रिंग पहनाता है, नैना अपनी आंखें बंद कर लेती है। दर्श नैना की बंद आंखों को देखते हुए थोड़ा चौंक कर कहता है, हाँ सच में हाँ है क्या? बोलते हुए वो झुककर नैना के चेहरे को ही देख रहा था। नैना अब भी कोई जवाब नहीं देती। दर्श कहता है, शायद मुझे कोई गलतफहमी हो रही है, रिंग उतार देता हूँ। उसके इतना बोलते ही नैना तुरंत अपने हाथ को दर्श के हाथों से छुड़ा लेती है। दर्श मुस्कुराने लगता है। वो नैना को टीज करते हुए कहता है, मैं फ्री फोकट रिंग नहीं दूंगा। नैना उसे आंखें छोटी करके देखती है। दर्श नैना की आंखों में देखते हुए कहता है, मेरी हर रिंग पर सिर्फ तुम्हारा हक है, चाहे वो फ़ोन की रिंग हो या ये वाली रिंग हो। आई लव यू। और अब मुझे भी समझ आ गया है कि यू लव मी। नैना वहाँ से उठकर जल्दी से भाग जाती है। दर्श समझ चुका था कि नैना शर्मा गई। दर्श भी उसके पीछे चला जाता है। नैना अब एक खाली सी जगह पर खड़ी होकर आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। दर्श जाकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। नैना का दिल तेजी से धड़कने लगता है। दर्श नैना के पेट पर अपने हाथ कस लेता है। नैना के हाथ अपने आप उसके हाथ पर चले जाते हैं। दर्श नैना को अपनी ओर पलटाता है। नैना दर्श की आंखों में देखने लगती है। दर्श नैना के हाथ को पकड़ता है और उसकी आंखों में देखते हुए ही किस कर लेता है। नैना अब भी दर्श की आंखों में ही देख रही थी। दर्श अब नैना के बाल को कान के पीछे करता है। दोनों इस वक्त वहाँ अकेले थे। उनके सिवाय वहाँ किसी का कोई नामो निशान नहीं था। दर्श अब नैना की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। नैना उसे अपने करीब आते देखकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। दर्श नैना के होठों के करीब ही था। वो नैना की बंद आंखों को देखता है, फिर मुस्कुराते हुए नैना के माथे को चूम लेता है। नैना अपनी आंखें खोलती है। दर्श उसकी आंखों में देखकर कहता है, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे जिस्म से नहीं। मुझे तुम्हारे जिस्म को छूना तक मंजूर नहीं, बस मुझे तुम्हारी रूह को हरदम अपने प्यार का एहसास दिलाना है। नैना एकदम से ही दर्श के गले लग जाती है। कुछ देर बाद दर्श नैना को घर छोड़ देता है। नैना की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए दर्श उसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले गया था। नैना कार से उतरकर दर्श को बाय करती है। उसे थोड़ा काम था, इसीलिए दर्श अंदर नहीं जाता। दर्श के जाते ही नैना भी घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जाते ही उसकी नज़र सोफे पर बैठे हुए रुद्र पर जाती है। नैना रुद्र को देखकर चौंक जाती है। उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। रुद्र के एक्सप्रेशन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे। नैना को तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रही हो। वो हैरानी से रुद्र को देख ही रही थी। तभी उसे रुद्र की आवाज़ सुनाई देती है, मॉम क्या आपका वहीं खड़े रहने का इरादा है? नैना एकदम से होश में आती है। अब नैना को विश्वास हो चुका था कि सामने बैठा और कोई नहीं बल्कि रुद्र ही है। नैना की आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। वो जल्दी से आगे बढ़ती है। रुद्र भी अब खड़ा हो जाता है। नैना झट से रुद्र के गले लग जाती है। अब तक नैना की आंखों में आंसू आ चुके थे। वहीं रुद्र नैना को सूंघने लगता है, क्योंकि इसे नैना एक अलग ही तरह की स्मेल आ रही थी। रुद्र उस स्मेल को पहचानने की कोशिश कर रहा था। अचानक ही इसका चेहरा एकदम से डार्क हो जाता है, जैसे वो समझ गया हो कि ये स्मेल किसकी है। वहीं नैना रुद्र के गले लगे हुए सिसकते हुए कहती है, रुद्र तुम कहाँ चले जाते हो? क्यों तुम हर वक्त ऐसे खेल खेलते हो? रुद्र कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वो तो बस डार्क एक्सप्रेशंस लिए सामने की ओर देख रहा था। वहीं दूसरी ओर आज सुरभि का फेयरवेल था, जिसमें उसने प्यारी सी साड़ी पहनी थी। सुरभि को साड़ी संभालनी नहीं आती थी, पर फेयरवेल की वजह से उसे पहननी पड़ी थी। प्रोग्राम खत्म होते ही वो अपनी साड़ी को पकड़कर साइड में खड़ी हो जाती है। उसकी साड़ी इस वक्त बिल्कुल खुलने की कगार पर थी। अब अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाए तो फिर तो उसकी साड़ी का खुलना तय था। सुरभि चुपचाप एक जगह पर खड़ी थी। सत्या उसे लेने के लिए आता है।
हालांकि उसने सुरभि को पहुंचाया भी था, लेकिन अब भी जब वो सुरभि को देखता है तो देखता रह जाता है, क्योंकि वो सच में बहुत प्यारी लग रही थी। सत्या उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। सुरभि सत्या को देखते ही उदास सा मुंह बना लेती है। सत्या सुरभि के उदास चेहरे को देखकर पूछता है, क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों बनाया हुआ है? सुरभि अपनी साड़ी की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये खुल गई है। सत्या उसकी साड़ी को देखता है। सत्या को भी साड़ी पहनाने का कोई आइडिया नहीं था। वो सुरभि से कहता है, एक काम करते हैं, मॉल में चले जाते हैं, वहाँ तुम ड्रेस चेंज कर लेना। सुरभि हाँ में सिर हिलाती है। सत्या सुरभि को कुछ पल देखता है, फिर एकदम से ही वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। सुरभि तुरंत सत्या की गर्दन में अपने हाथ लपेट लेती है। सत्या सुरभि को कार में बिठाता है और दोनों मॉल चले जाते हैं। मॉल में सुरभि अपना ड्रेस चेंज करती है। सत्या उसे कुछ खिलाता है। खाने के बाद दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। सुरभि और सत्या दोनों ही मूवी देखने में बिजी थे, तभी सुरभि को अपने कुछ साइड में किसी की आवाज़ सुनाई देती है। सुरभि उस ओर देखती है। एक कपल अंधेरे में एक दूसरे को किस कर रहे थे। अंधेरा था, इसीलिए वो दोनों इतने ज़्यादा क्लियर नहीं दिख पा रहे थे, पर पर्दे की हल्की लाइट उन पर पड़ रही थी। सुरभि उन दोनों के ही गौर से देख रही थी, जैसे उसे कुछ समझ ना आ रहा हो। वो पहली बार किसी को किस करते हुए देख रही थी। सुरभि दोनों को देखते हुए सत्या के बाजू पर रब करती है। सत्या का ध्यान सुरभि पर जाता है। सुरभि सत्या को देखकर अपनी उंगली से उनकी ओर इशारा करती है। सत्या उसके इशारे की ओर देखता है। उसकी नज़र जैसे ही उन दो लड़के और लड़की पर पड़ती है तो सत्या तुरंत उनसे नजरें हटा लेता है और अपनी भोली सी सुरभि को देखता है। सत्या सुरभि के चेहरे को अपनी ओर घुमाते हुए कहता है, तुम्हें भी वो करना है क्या? सुरभि सत्या को गौर से देखते हुए पूछती है, आपको आता है क्या? सत्या सुरभि को हैरानी से देखता रह जाता है। उसकी भोली सी सुरभि ये कैसा सवाल कर रही है? सत्या तुरंत सुरभि के सिर को अपने सीने से लगाकर कहता है, नहीं नहीं, तुम ये सब मत देखो, चलो मेरे साथ। बोलते ही सत्या सुरभि को लेकर वहाँ से निकल जाता है। सत्या सुरभि को वहाँ से बाहर निकालकर गहरी सांस लेता है। वो सुरभि को देखकर उसके चेहरे को पकड़ता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मुझे ऐसी भोली ही पसंद हो, ये सब के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? सत्या की बात सुनकर सुरभि हाँ में सिर हिलाती है। सत्या वहाँ से उसे लेकर जाने लगता है। सुरभि उसके साथ जाते हुए कहती है, मुझे पता है कि वो दोनों किस कर रहे थे। सत्या की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि सुरभि ने ये बात थोड़ी ज़ोर से बोली थी। वहाँ आसपास चल रहे लोग उन दोनों को ही देखने लगते हैं। सत्या के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन बन चुकी थी। वो सुरभि को लेकर बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। रुद्र का विला। शाम हो चुकी थी। आव्या बेड पर बैठी थी और रुद्र आव्या को जूता पहना रहा था। आव्या उसे देखकर अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। रुद्र आव्या को जूता पहनाने के बाद उसके हाथ को पकड़कर उठाता है। आव्या उठकर खड़ी हो जाती है। रुद्र अब आव्या का हाथ पकड़कर नीचे चला जाता है। नीचे नैना और सुहानी बातें कर रहे थे। वहीं अंतरा और सोहांश दोनों जेमसन के साथ खेल रहे थे। द्रांश किसी काम से बाहर गया था। रुद्र और आव्या को देखते ही नैना पूछती है, कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? रुद्र जवाब देता है, मॉम, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। नैना आव्या को देखती है और कहती है, आराम से जाना। रुद्र अब आव्या को लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर में रुद्र और आव्या हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लिफ्ट के अंदर जाते ही आव्या को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वो रुद्र के हाथ को पकड़ लेती है। रुद्र उसे देखता है। सेकंड फ्लोर पर पहुंचते ही आव्या सबसे पहले वॉशरूम जाती है और वॉमिटिंग करती है। रुद्र भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में जाता है। आव्या मुंह धोती है और रुद्र को गले लगा लेती है। वॉमिटिंग करने के बाद तो उसे और भी ज़्यादा अजीब लगने लगा था। रुद्र आव्या को गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर आव्या का चेकअप करती है। वहीं रुद्र अपने दोनों हाथों को सीने से बांधकर आव्या को देख रहा था। कुछ देर के चेकअप के बाद डॉक्टर जाकर अपनी चेयर पर बैठती है। रुद्र और आव्या भी आते हैं। डॉक्टर दोनों को बैठने का इशारा करती है। रुद्र और आव्या दोनों ही बैठ जाते हैं। डॉक्टर पहले तो एक गहरी सांस लेती है, फिर कहती है, पहले तो आप दोनों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो पॉसिबल नहीं था वो हो गया। ये डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि वही डॉक्टर थी जिसने आव्या को पहले चेक किया था जब उसका पहला बच्चा मरा था। आव्या स्माइल करती है। डॉक्टर अब रुद्र को देखकर कहती हैं, जैसा कि इनका पहले मिसकैरेज हो चुका है तो इसीलिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रुद्र पूछता है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? रुद्र के इस सवाल से डॉक्टर कुछ देर चुप रहती है। वहीं आव्या की नज़र वेट चेक करने वाली मशीन पर जाती है। वो रुद्र को देखकर कहती है, रुद्र मैं अपना वेट चेक कर लेती हूँ। इतना कहते ही वो वहाँ से मशीन की ओर बढ़ जाती है। रुद्र एक नज़र आव्या को देखता है, फिर डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर कहती है, चिंता वाली बात तो है, आपको इन्हें सही तरीके से खाना खिलाना सब बहुत अच्छे से करना होगा, वरना ऐसा नहीं किया तो एक बच्चे का बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आव्या जब ये सुनती है तो वो डॉक्टर को देखने लगती है। रुद्र थोड़ा सोचते हुए कहता है, एक बच्चा मतलब क्या बेबी गर्ल की कोख में 2 बच्चे हैं? डॉक्टर नाम में सिर हिलाती है, फिर एकदम से कहती है, हाँ, आव्या की कोख में 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं। जैसे ही आव्या ये सुनती है तो एकदम से वो अपना होश खो बैठती है। आव्या बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। रुद्र आव्या को बेहोश देखकर जल्दी से उठकर उसके पास चला जाता है।
आव्या बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं गिरी थी। रुद्र आव्या को पकड़कर उसे बुलाता है। डॉक्टर पानी लेकर रुद्र को देती है। रुद्र उसके चेहरे पर पानी छिटकता है। आव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है। वो रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या के गाल पर हाथ रखकर पूछता है, आर यू फाइन बेबी गर्ल? आव्या अब डॉक्टर को देखती है। आव्या को फिर से डॉक्टर की आवाज़ अपने कानों में गूंजती है। 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं। आव्या अब रुद्र को देखती है, फिर अपने पेट को देखती है। रुद्र भी आव्या के ही पेट को देख रहा था। रुद्र आव्या के पेट को देखते हुए मन ही मन में कुछ सोच रहा था। आव्या रोनी सूरत बनाकर कहती है, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? आव्या ने हमेशा से ही एक बच्चा सोचा था। उसे थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। रुद्र आव्या को उठाता है और पहले तो उसे चेयर पर जाकर बिठाता है। डॉक्टर अब अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। वो किसी के सामने अपने इमोशंस को नहीं दिखाता था, इसीलिए वो बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर एक चार्ट देते हुए रुद्र से कहती है, इस चार्ट को फॉलो कीजिए और वक्त वक्त पर चेकअप के लिए ज़रूर कराइए। रुद्र चार्ट को देता है। वो डॉक्टर से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आव्या को लेकर चला जाता है। रुद्र ने आव्या के हाथ को पकड़ा था, वहीं आव्या बस अपने पेट को देख रही थी। दोनों लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट बंद होते ही रुद्र आव्या को दीवार से सटा देता है। आव्या रुद्र की आंखों में देखने लगती है। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए उसके बेहद करीब जाता है। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया जो मुझे करना था। आई कांट बिलीव दैट माई 3 लिटिल बेबीज आर इन योर बम। बोलते हुए रुद्र की आंखों में खुशी साफ नजर आ रही थी। आव्या रुद्र की आंखों में देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, 3 बेबी, इट्स टू मच। रुद्र, तीनों को हम एक साथ कैसे संभालेंगे? रुद्र आव्या की कमर पर हाथ रखता है और उसकी नाक से आव्या की नाक को सटा लेता है। आव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र कहता है, अभी तो हमें और भी करने हैं। अच्छा है ना, 3 पहले हो रहे हैं, अब और 7 बचे। आव्या लाचारी से अपनी आंखें खोलकर देखती है। आव्या खुशी से ज़्यादा परेशान थी। रुद्र आव्या के गाल को अपनी नाक से रब करते हुए कहता है, तुम्हें पता है मुझे इस वक्त नाचने का मन कर रहा है। डैड बनने की फीलिंग ही कुछ अलग होती है। इट इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। रुद्र के हाथ अब धीरे धीरे आव्या की ड्रेस के अंदर जा रहे थे। वो अपने हाथ को अंदर ले जाते हुए कहता है, आज मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें जी भरकर प्यार करने का मन कर रहा है, पर मजबूरन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा। आव्या को अपने शरीर में एक ज़ोरदार करंट दौड़ता हुआ महसूस होता है। रुद्र जो कर रहा था उससे आव्या की सांसें बहुत तेज़ हो चुकी थी। वो बहुत गहरी सांस ले रही थी। आव्या की गहरी सांस की वजह से रुद्र खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। रुद्र की भी अब सांसें बहुत तेज़ हो चुकी थी। वो लिफ्ट में बस दोनों की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आखिर में आव्या की हल्की सी आह निकलती है। रुद्र अब आव्या को गले लगा लेता है। गले लगाकर वो उसके पूरे कंधे और गर्दन को किसी पागलों की तरह किस कर रहा था। आव्या के हाथ रुद्र के बालों में चल रहे थे। रुद्र उसे किस करता हुआ उसके ऊपर जाते हुए चेहरे पर आ जाता है। आव्या की आंखें बंद थीं। रुद्र पहले आव्या के होठों पर अपने होठ रब करता है, फिर किस करने लगता है। दोनों अपने लिफ्ट रोमांस में बिजी थे। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने पर भी रुद्र आव्या को नहीं छोड़ता। उसने बहुत ही ज़्यादा उसे कसकर पकड़ा हुआ था। ना ही रुद्र आव्या को छोड़ता है और ना ही अपना रोमांस छोड़ता है। लिफ्ट के अंदर जो आया वही शर्मा रहा था। वो यही सोचने लगता है कि आखिर वो अंदर आया ही क्यों। कुछ देर बाद लिफ्ट नीचे जाकर रुकती है। लिफ्ट रुकते ही वो इंसान वहाँ से भाग जाता है। वहीं आव्या रुद्र को अपने हाथ से पुश करती है। रुद्र एक बार उसे छोड़ देता है। आव्या गहरी सांस लेते हुए रुद्र को देखती है। आव्या की गर्दन पर जगह जगह लव बाइट्स के निशान दिख रहे थे। आव्या रुद्र को घूरने लगती है। रुद्र अपने होठों को हाथ से पोंछते हुए कहता है, अब तो तुम और ज़्यादा टेस्टी हो गई हो बेबी गर्ल। इतना कहते ही रुद्र अब आव्या की ड्रेस को ठीक करता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। रुद्र अब आव्या को बाहर की ओर ले जाता है। आव्या बस उसे घूरते हुए देख रही थी। टू बी कंटिन्यूड।